सारोशत आज आपके लिए लाया हूं जे एडवांस के पीवाईक्यूज सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के। इस सेशन में हम क्या करेंगे, एक एक कर कर हर एक सवाल को डिस्कस करेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि सवालों को अप्रोच कैसे किया जाए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें क्लास में सब कुछ समझ में आता है, उन्हें एक एक फॉर्मूला क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, पर जब वो नया सवाल लगाने जाते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि सवालों को अप्रोच किस तरीके से किया जाए। तो जब हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए किस तरीके से सवाल को अप्रोच किया जाता है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया कि सवाल को अप्रोच कैसे किया जाता है तो माय डियर मानकर चलिए आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लगभग हर एक सवाल आप बेहतर से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये जे एडवांस 2010 में पूछा गया था। इसमें क्या बोल रखा है, व्हेन अ पार्टिकल ऑफ अ मास m moves on a x axis in a potential of the form of kx square, it's perform a simple harmonic motion. The corresponding time period is proportional to under root m by k, as can see by easily using a dimensional analysis. However, the motion of the particle can be a periodic even when its the potential energy is increased on the both side of x बराबर 0 in the way different from kx square, and its total energy is such that the particle does not escape to infinity. Consider the particle of the mass m moving on x axis, its potential energy is vx, x का फंक्शन है, बराबर अल्फा मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4, अल्फा इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है आपको, फॉर मॉड x नियर द ओरिजिन and become a constant equals to v naught for mod x is greater than equals to x naught. गौर से देखिए आपको एक प्लॉट दे रखा है पोटेंशियल एनर्जीज वर्सेस x का, आपको क्लियर कट दिख रहा है यहां पर कि जब x नॉट से ज्यादा वैल्यू हो रही है, पोटेंशियल x नॉट से ज्यादा वैल्यू, अगर हम x नॉट से ज्यादा जा रहे हैं तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जा रही है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर आपको सवाल पूछे गए हैं तो एक एक कर हर एक सवाल को देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से अप्रोच किया जाए। ध्यान से देखिए पहला सवाल क्या पूछ रखा है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज E, इट्स विल परफॉर्म अ पीरियोडिक मोशन ओनली इफ, मतलब आपको बोल रखा है कि पार्टिकल की यदि टोटल एनर्जी E है तो क्या वो पीरियोडिक मोशन कब परफॉर्म करेगी, ए बी सी डी आपको कंडीशन दे रखी है। अब ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को अप्रोच करने से पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपसे मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी की बात करूं तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये पता होगा, ये आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की स्पेसिफिकली तो आप मुझे बताइए क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों हो सकती है? बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकती है। अगर मैं यहीं पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं और आपसे पूछूं क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है, तो आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने जाऊं तो काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट्स मींस मैकेनिकल एनर्जी को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। अगर आप किसी पार्टिकल की बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि पार्टिकल इस एक्स कोऑर्डिनेट पर रखा है तो वो तभी पॉसिबल है जब मैकेनिकल एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो माय डियर मानकर चलिएगा कि आपने ये सवाल डिकोड कर लिया है। कैसे, गौर से देखिएगा। अगर मैं ऑप्शन वाइज ऑप्शन भी जाऊं तो भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। आप इस ग्राफ को देखिएगा और इस ग्राफ की मदद से, आप इस प्लॉट की मदद से भी सवाल को डिकोड कर सकते हैं। देखिए पहला अगर ऑप्शन देखें तो इसमें बोल रखा है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है माय डियर, अगर इस एक्सप्रेशन से देखा जाए टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो गौर से देखिएगा, अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इस प्लॉट में देखूं, फोकस होकर देखना, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी कहीं भी नेगेटिव नहीं है। टोटल एनर्जी नेगेटिव हो गई, पोटेंशियल एनर्जी अगर इस प्लॉट से देखा जाए तो कभी नेगेटिव नहीं है। दैट्स मींस इस केस में अगर पहले ऑप्शन की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव निकलेगी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, दूसरे ऑप्शन में बोल रखा है कि जो आपकी टोटल एनर्जी है वो पॉजिटिव है। अब ध्यान से सुनिएगा, टोटल एनर्जी इसमें पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखिए, काइनेटिक टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी हर एक फंक्शन के लिए पॉजिटिव है। तो क्या सिर्फ इतना कह देना कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, इससे आप ट्रैपिंग वाली कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे? ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, मैं बोलता हूं कि मेरी टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, अगर मैंने इसको ऊपर लिया टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, फोकस होकर देखिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैंने पार्टिकल कहीं भी रिलीज किया तो यहां पर पार्टिकल को इनफाइनाइट तक जाने की कंडीशन है, पार्टिकल इनफाइनाइट तक जा सकता है, क्या पार्टिकल इसमें ट्रैप रहेगा? नहीं रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पार्टिकल को ट्रैप कराना है और इसके
इसमें ऑसिलेट कराना है तो आपकी टोटल एनर्जी शुड बी लेस देन किसके होनी चाहिए? अगर मैं यहां से लाइन खींचूं, टोटल एनर्जी शुड बी लेस देन आपकी पोटेंशियल एनर्जी से होनी चाहिए, वो भी किसके? वी नॉट से कम होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि ये टोटल एनर्जी है, फोकस होकर देखिएगा, आपका पार्टिकल इसके बीच में ट्रैप रहेगा। अगर टोटल एनर्जी का ग्राफ इसके ऊपर गया तो आप मानकर चलिए जितनी भी कंडीशन है एक्स की, उस पर आपके पार्टिकल को पॉसिबल है कि पार्टिकल वहां मिल सकता है। तो उस कंडीशन में आपका पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं करेगा। किस कंडीशन में करेगा? आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में भी, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में भी पढ़ा था। जब आपकी टोटल एनर्जी की लाइन आपकी पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी। अब गौर से देखिएगा इस रीजन में, अगर इसके ऊपर रीजन में जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव निकलेगी, वो पॉसिबल नहीं है पार्टिकल के लिए। इसके नीचे आओगे तो पॉसिबल होगा। तो माय डियर, आपकी जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो कि वी दे रखी है उससे कम और जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसमें अगर कोई ऑप्शन दे रखा है तो गौर से देखिएगा, इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको सी वाला कि आपकी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो वी नॉट दे रखा है उससे कम होनी चाहिए और जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका पार्टिकल कैसे क्या परफॉर्म करेगा? पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करेगा। ज्यादा है, इससे क्या हो सकता है कि एक्स की कंडीशंस मिल सकती हैं आपको कि भैया देखो एक्स इंफिनिटी पे भी मिल सकता है, पार्टिकल आपका इंफिनिटी पे भी सिचुएटेड हो सकता है। बॉन्डिंग और ये बॉन्डेड या फिर ट्रैप्ड मोशन नहीं करेगा पार्टिकल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, अगले सवाल की बात करें। अगले सवाल में अगर हम देखेंगे तो अगले सवाल में इसी ग्राफ का आपको बोल रखा है, फॉर अ पीरियोडिक मोशन ऑफ अ स्मॉल एम्पलीट्यूड ए द टाइम पीरियड टी ऑफ दिस पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। अब आपसे पूछा है कि इन चार ऑप्शन में से टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है। अब गौर से देखिए, ये हम बड़े आराम से डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से पता कर सकते हैं। अगर मैं एक एक ऑप्शन को बारी बारी चेक करूं तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट, जिसकी डायमेंशन क्या निकल रही है, वो टाइम पीरियड की डायमेंशन के बराबर निकल रही है। इसके लिए क्या करेंगे? आपको पता है कि यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी, गौर से देखिएगा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसमें मास है, अल्फा है, ए है। ए इज एम्पलीट्यूड, मास आपको ऑलरेडी डायमेंशन पता है, अल्फा की डायमेंशन नहीं पता। अगर एक बार आप अल्फा की डायमेंशन निकालने में सफल रहे तो आप मानकर चलिए कि आप इन चारों की डायमेंशन निकाल सकते हैं, जिसकी डायमेंशन टाइम पीरियड के बराबर आ गई। आई होप वही आंसर, मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसकी डायमेंशन टाइम पीरियड के बराबर आ गई वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं यहां से आपकी टाइम पीरियड की अल्फा की, सॉरी आपके अल्फा की क्या करता हूं, अल्फा की डायमेंशन निकालने चाहता हूं। तो अल्फा क्या दे रखा है, गौर से देखिएगा, आपको यहां पर अल्फा दे रखा है Vx बराबर अल्फा एक्स की पावर 4। V होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन होती है ये अल्फा एल की पावर 4। अगर मैं अल्फा की डायमेंशन निकालने गया तो गौर से देखिएगा ये होगी -2 टी दी पावर -2। अब बारी बारी अगर मैं हर एक ऑप्शन में डालूं तो गौर से देखिएगा, बी वाले ऑप्शन में अगर मैं इसको डालता हूं तो बी वाले ऑप्शन से आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो डायमेंशन होगी ये किसकी डायमेंशन निकल कर आ रही है? ये डायमेंशन निकल कर आ रही है आपके टाइम पीरियड की। एम से एम कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर गया ऊपर, एल बाहर निकला, तो यहां से टाइम पीरियड निकल कर आ गया। दैट्स मींस आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट ओके? अब मैं इसके आखिरी पार्ट पे चलता हूं। आखिरी पार्ट में बोल रखा है द एक्सीलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल फॉर अ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट इज। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस प्लॉट को देखूं, एक्स नॉट के आगे आपको साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है और मैं आपसे पूछूं कि फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आप समझ जाओगे कि सर एफ बराबर होता है वो माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स होता है। अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, एक्स के साथ बदल नहीं रही, दैट्स मींस आपका फोर्स कितना हो गया? आपका फोर्स जीरो हो गया। अगर आपका फोर्स जीरो हो गया दैट्स मींस इस पर एक्सीलरेशन कितना एक्ट है? एक्सीलरेशन पार्टिकल का जीरो होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दैट्स मींस आपका डी ऑप्शन सही होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कितना करना था? आपको प्लॉट को ध्यान से देखना था। अगर आपने प्लॉट को ध्यान से देखा है दैट्स मींस आपका सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। तो चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगले सवाल को देखिए, ये भी एक इजी सवाल है जो कि मेंस में भी डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर इस सवाल में पूछूं तो ये सवाल किसका है? ये सुपरपोजिशन का है। आपको बोल रखा है एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल अ पॉइंट मास इज सब्जेक्टेड टू द टू साइमल्टेनियस साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन, x1 ये रहा, x2 ये रहा। अगर मैं एडिंग तीसरा साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट करता हूं तो मास इज कम टू बी अ कंप्लीटली रेस्ट। द वैल्यू ऑफ b एंड फाई आपको बताना है। मतलब इसमें अगर बात की जाए तो इसमें बोल रखा है कि x1 x2 और x3 का सम 0 है। तो अब मैं इसको कैसे अप्रोच करूंगा? बाय यूजिंग अ फेजर डायग्राम की मदद से मैं इसको अप्रोच करूंगा। गौर से देखिए, अगर मैं इन दोनों का फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं और ओमेगा टी को अपना रेफरेंस लेता हूं, तो गौर से देखिएगा, अगर ये मेरा ओमेगा टी रेफरेंस है तो पहले मैं इसका एम्पलीट्यूड, पहले वाले का ए मैंने ड्रॉ किया, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कितने पर? यहां से 120 डिग्री पर ड्रॉ करूंगा ए।
अगर इन दोनों का रिजल्टेंट बोलूं तो आपको वेक्टर से पता होगा कि दो वेक्टर दे हैविंग अ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 120 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? उनका रिजल्टेंट भी वही आएगा जो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दैट मींस ए। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपने तीसरा जो डिस्प्लेसमेंट ऐड किया है उसकी वजह से इनका नेट रिजल्टेंट क्या हो रहा है? जीरो। दैट मींस अगर ये x3 की बात की जाए तो x3 कहां होना चाहिए? x3 इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी a होना चाहिए। ये x3 की बात हो गई। और अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल कितना हो गया बेटा? ध्यान से देखिए, ये हो गया 180 प्लस अगर इसकी बात की जाए तो ये 60, तो आपका एंगल आ गया, अगर एंगल की बात की जाए तो ये आ गया आपका 180 पाई प्लस 60 होता है पाई बाय 3, दैट्स मींस एंगल हो गया आपका 4 पाई बाय 3। अगर मैं तीसरे वाले डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा आपका a साइन ओमेगा टी प्लस 4 पाई बाय 3। अब आपको यही बताना है कि इसमें 4 पाई बाय 3 किसके बराबर हो रहा है? आपका 5 के बराबर हो रहा है। a किसके बराबर, b किसके बराबर हो रहा है? b आपका a के बराबर हो रहा है। दैट्स मींस आपका आंसर आना चाहिए a, 4 पाई बाय 3, दैट्स मींस b आपका आंसर होना चाहिए। इज इट ओके? ये बहुत आसान सवाल था, ऐसे सवाल मेंस में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप जब क्लासरूम में करने जाते हो तो पहला दूसरा सवाल ही इसी तरीके का कराया जाता है। देखिए जी, एडवांस में इतना आसान सवाल भी पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके आगे? अगला सवाल ये रहा। अब देखिए, इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फोकस होकर सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई पार्टिकल, कोई बॉडी है और वो बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उसकी परिभाषा क्या होगी? अगर मैं आपसे बोलूं कि रोटेशनल मोशन की परिभाषा बताओ, तो आप क्या बताओगे? सिंपल होती है रोटेशनल मोशन की परिभाषा कि यदि कोई बॉडी अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर रही है तो मैं बोलूंगा वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। जैसे मेरा एक हाथ है, आप गौर से देखिए, मैं अपने हाथ को कुछ इस तरीके से घुमा रहा हूं। आप मुझे सोचकर बताइए, क्या मेरा हाथ रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है? नहीं। ये मेरा हाथ है, गौर से देखिए, क्या कहीं भी इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है? ओरिएंटेशन कैसे देखेंगे? मैंने इसके पेन को यहां पर फंसा लिया। गौर से देखिए, एक एक्सिस हो गई। क्या इस एक्सिस का ओरिएंटेशन कभी चेंज हुआ? नहीं, इस एक्सिस का ओरिएंटेशन कभी चेंज नहीं हुआ। दैट्स मींस इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा। अगर इस मेरे हाथ का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा तो मेरी बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर रही। तो मेरी बॉडी क्या कर रही है? मेरी बॉडी ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रही है। तो यदि कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा। ओरिएंटेशन कैसे चेक करोगे? आप या तो एक्सिस ड्रॉ कर लो, एक्सिस साफ साफ दिख जाती है, एक्सिस से पता चल जाएगा कि ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बेस्ड है, रोटेशन के इसी कॉन्सेप्ट पे। क्या है? फोकस होकर सुनना। आपको बोल रखा है, आपको दो कंडीशंस दे रखी हैं। अ मेटल रॉड ऑफ अ लेंथ L एंड अ मास m इज पिवोटेड एट अ वन एंड। ये आपको मेटल रॉड दे रखी है जिसका मास m दे रखा है। a thin disk of a mass capital M and the radius capital R less than capital L is attached its center to a free end of a rod। ये आपको एक मेटल रॉड दे रखी है जिसका मास आपको स्मॉल m दे रखा है। ये आपको एक डिस्क दे रखी है जिसका मास कैपिटल M और ये r रेडियस और इसकी लेंथ L दे रखी है। आपसे क्या बोल रखा है? कंसीडर टू वेज द डिस्क इज अटैच। दो वे दे रखे हैं। केस ए दे रखा है, डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट सेंटर। पहला केस क्या है? ये डिस्क जो है अपने सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं कर सकती। दूसरे केस में क्या बोल रखा है कि ये डिस्क जो है अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकती है। उसके बाद आपसे बोल रखा है द ब्रॉड डिस्क सिस्टम परफॉर्म SHM in a vertical plane after being released from its the same displaced position। यहां से अगर मैं इसे डिस्प्लेस करता हूं तो ये इस प्लेन में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी। Which of the following statement is true? आपको इन स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा ट्रू है। अगर इन स्टेटमेंट को पढ़ने जाओगे तो इसमें आपको बोल रखा है, किसके बारे में बात कर रखी है? आपको बात कर रखी है रिस्टोरिंग टॉर्क के बारे में और आपको बात कर रखी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। मतलब इस सवाल में हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें दोनों केसेस में, ए और बी दोनों केसेस में क्या कैलकुलेट करना है? रिस्टोरिंग टॉर्क और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक बार मैं दोनों केसेस में ये कैलकुलेट कर लूं तो मैं बड़े आराम से इन चार ऑप्शंस पे कमेंट कर सकता हूं और कंपैरिजन कर बता सकता हूं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए बारी बारी डिस्कस करते हैं। अगर मैं केस 1 की बात करूं तो केस 1 में क्या बोल रखा है माय डियर? डिस्क इज नॉट टू फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। देखिए, अगर मैं यहां पर केस 1 लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर केस 1 लिखता हूं और यहां पर केस ए लिखता हूं, केस ए लिखा हुआ है वहां पर, और यहां पर लिखता हूं मैं केस बी। ध्यान से देखिएगा बेटा, केस बी। केस ए में क्या बोल रखा है? केस ए में बोल रखा है कि ये जो डिस्क है जिसका रेडियस r है और जिसका मास कैपिटल M, रॉड का स्मॉल m, और यहां से पिवोटेड है L लेंथ है, ये इस एक्सिस के अबाउट फ्री नहीं है, रोटेट करने के लिए फ्री नहीं है।
और अगर मैं केस बी की बात करूं तो केस बी में क्या बोल रखा है कि ये आपकी डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम, स्मॉल मास इसका रॉड का, लेंथ एल दे रखी है, रेडियस आर दे रखा है। ये क्या है, इस एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं केस बी पर चलता हूं। केस बी में माय डियर फोकस होकर सुनना, ये जो डिस्क है फ्री टू रोटेट है। अगर ये फ्री टू रोटेट है तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी भी पोजीशन पर ये यहां पर पहुंचेगा तो सोचकर बताइएगा क्या इस डिस्क का अगर मैंने ये लाइन ऐसे खींच दी, क्या इस डिस्क का ओरिएंटेशन कभी चेंज होगा क्या? ये किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाए, देखिए यहां पर पहुंच गया, क्या इस डिस्क का ओरिएंटेशन कभी चेंज होगा क्या? अगर मैंने एक एक्सिस खींच दी, क्या इस एक्सिस का कभी ओरिएंटेशन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये फ्री है रोटेट करने के लिए। तो माय डियर, इसका कभी भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। अगर इस डिस्क का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, दैट्स मींस ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रही है? ये मोशन परफॉर्म कर रही है ट्रांसलेशनल मोशन। अगर ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है तो माय डियर, हम क्या कर सकते हैं, हम इस डिस्क को एक पॉइंट मास पार्टिकल मान सकते हैं और उसके बाद इसके एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ध्यान से सुनिएगा, फोकस होकर। फ्री टू रोटेट है, फ्री टू रोटेट है, दैट्स मींस इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, दैट्स मींस हम इसको पॉइंट मास मान सकते हैं। ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। अगर ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, अब आप इसकी टॉर्क एनालिसिस लिख दीजिए। अब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिख दीजिए। तो चलिए सबसे पहले टॉर्क एनालिसिस करते हैं। ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ आपकी एल है और इस रॉड का मास भी एम है, इसका कैपिटल एम है। इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या करनी है? टॉर्क लिखनी है। तो टॉर्क अगर मैं लिखने चाह रहा हूं बी वाले में, ये बी पॉइंट लिख लेता हूं यहां पर। टॉर्क अबाउट, अगर बी वाले केस में मैं टॉर्क लिखने जा रहा हूं तो बी वाले केस में टॉर्क कितनी होगी माय डियर? फोकस होकर देखिएगा। बी वाले केस में आपकी टॉर्क निकल कर आएगी। बी वाले केस में देखिए, यहां पर ये स्मॉल mg लग रहा है, ये कितनी दूरी है? ये l/2 है। यहां पर माय डियर ये कितना है? ये कैपिटल mg लग रहा है। अगर मैं टॉर्क निकालने जाऊं माय डियर, फोकस होकर देखिए, फॉर अ थीटा एंगल फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो गौर से देखिए कितना निकल कर आएगा। अगर मैं टॉर्क की बात करूंगा तो ये आएगा mg l/2 sin थीटा प्लस कैपिटल mg l sin थीटा। ये आपकी टॉर्क आएगी। रीस्टोरिंग टॉर्क की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? रीस्टोरिंग टॉर्क की। रीस्टोरिंग क्या होता है? थीटा एंगल पे डिस्प्लेस किया, छोड़ा तो रीस्टोरिंग टॉर्क इतनी आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क इतनी आ रही है इस वाले केस में। अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले केस में कितना आएगा? बी वाले केस में। ध्यान से देखिए, पॉइंट मास पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहा हूं। इस एक्सिस के अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कितना होगा? रॉड का हो गया आपका ml²/12 प्लस एक पॉइंट मास है जो l दूरी पर है, इसका हो गया ml²। इज इट ओके? ये हो गया बी वाले की बात। आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर कोई कंपाउंड पेंडुलम हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाती है? यू नो दैट, कि आपको लिखते हो टोटल मास मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय डी सेंटर ऑफ मास का डिवाइडेड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने यहां तक फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं ए केस के बाद में ए केस पे चलता हूं। ए केस में क्या दे रखा है? ए केस में बोल रखा है कि ये जो डिस्क है ये फ्री टू रोटेट नहीं है। अगर ये फ्री टू रोटेट नहीं है तो गौर से देखिएगा, जब ये ऐसे जाएगी तो ये ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। अगर ये ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म नहीं कर रही, सबसे पहले मैं टॉर्क लिखकर देखता हूं। अगर मैं टॉर्क लिखूंगा रीस्टोरिंग टॉर्क ए केस में, तो देखिए टॉर्क तो वही निकल कर आएगी जो पुराने केस में थी। टॉर्क वही निकल कर आएगी। आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करके थीटा एंगल पर यहां पर टॉर्क लिखने जाएंगे तो गौर से देखो टॉर्क वही निकल के आ रही है जो पहले केस में है, mg l/2 sin थीटा प्लस कैपिटल mg l sin थीटा। टॉर्क तो वही निकल कर आई, रीस्टोरिंग टॉर्क। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जाए इस एक्सिस के अबाउट ए वाले केस में, तो गौर से देखिएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? ml²/12 रॉड का प्लस, फोकस होकर देखिएगा, अब ये जो डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आता है? अगर डिस्क की बात करूं तो ये आता है mr²/2 और शिफ्टेड कितना करना है आपको? ml²। ये आपका ये आ गया, इसको कैपिटल एम लिखिएगा, कैपिटल एम और स्मॉल एम में कंफ्यूजन नहीं होना। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ए का। क्यों? क्योंकि माय डियर अब इस केस में आप इसे पॉइंट मास लेकर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रही इस बार। देखिए इसकी एक्सिस भी चेंज हो रही है, तो अब ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ए की बात करूंगा तो ये आएगा आपका mgd, टोटल मास होगा ऑफकोर्स, डिवाइडेड बाय ए। अब देखिए टॉर्क दोनों ही केसेस में सेम आ रही है, रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों ही केसेस में सेम आ रही है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ए का ज्यादा है एज कंपेयर टू बी का। अगर ए का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो ए की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ए की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू बी के, क्योंकि बी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कम है। इज इट ओके? इस रिलेशन से आपको दिख रहा होगा। अब मैं ऑप्शंस की तरफ देखता हूं और देखता हूं कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए रीस्टोरिंग टॉर्क
इन केस ऑफ ए एंड बी इज सेम, बिल्कुल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ केस ए इज ग्रेटर देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, नहीं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ केस ए इज लेस देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, क्योंकि सर साफ साफ दिख रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बी वाले केस में कम है और ए वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। आई होप यहां तक आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट सिर्फ यही था। आपको परिभाषा आनी चाहिए कि रोटेशन की परिभाषा क्या होती है। अगर आपको ये परिभाषा आती है तो मानकर चलिए आप ये सवाल कर सकते थे, और इस तरीके के सवाल आपको क्लासरूम में कराए जाते हैं। उसी पर एक कॉन्सेप्ट बेस पर सवाल था। अब आगे चलें और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल माय डियर ये रहा। अब इस सवाल के साथ आईआईटी जो पूछना चाह रहा था वो अलग था, आईआईटी जिस तरीके से अप्रोच करवाना चाह रहा था वो अलग था, पर यहां पर एक गलती हो गई जिसकी वजह से ये सवाल बहुत आसान बन गया। गौर से देखिए सवाल क्या है, सवाल को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको एक लाइन में इसका आंसर बताऊंगा। ये बहुत ज्यादा ही आसान सवाल बन गया था, आईआईटी चाह नहीं रहा था इस तरीके का सवाल बनाना, पर क्या करें, थोड़ी बहुत गलती से ये बहुत आसान सवाल बन गया। ध्यान से देखिए क्या है। A small block is connected to the one end of the massless spring of unstretched length 4.9 meter. The other end of the spring, seen a figure, is fixed. आपको स्प्रिंग ब्लॉक मास दे रखा है, ये एक अदर एंड फिक्स है, एक ब्लॉक से फिक्स है, और इसके बाद बोल रखा है द सिस्टम लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, द ब्लॉक इज स्ट्रेच बाय 0.2 मीटर एंड रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट एट टी बराबर 0। ब्लॉक को 0.2 मीटर स्ट्रेच किया जाता है और रिलीज किया जाता है टी बराबर 0। देन इट एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है π/3। इसी के साथ साथ टी बराबर 0 पे एक स्मॉल पेबल है, इस प्रोजेक्टेड, यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है, ये पॉइंट आपको P दे रखा है, यहां से प्रोजेक्टेड किया जाता है विद द स्पीड v एट एन एंगल 45 डिग्री। द पॉइंट P इज एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कहां से, यहां से दीवार से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर फ्रॉम O पॉइंट। इफ द पेबल हिट्स द ब्लॉक एट t बराबर 1 सेकेंड, ये जो आपका ये पत्थर है या जो भी बोलिए, ये जाकर जब ब्लॉक को हिट करता है तब समय कितना होता है, t बराबर 1 सेकेंड। आपको वैल्यू बतानी है v की। देखिए कितना लंबा सवाल है। एक्चुअली में आईआईटी का कंसर्न ये था, आईआईटी ये पूछना बताना, मतलब आईआईटी ये सोचकर चल रहा था कि हम सवाल कैसे करेंगे, हम सवाल करेंगे, हम इसकी पोजीशन निकालेंगे, इसकी रेंज रखेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे, वहां से भी निकालेंगे। पर आईआईटी ने एक गलती कर दी, उसने t बराबर 1 सेकेंड भी दे दी, इसकी वेलोसिटी पूछनी है। देखिए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आईआईटी ने दे दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट पता है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आता है। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखूं तो आप क्या लिखोगे, 2v sin 45 डिग्री डिवाइड बाय जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। टाइम ऑफ फ्लाइट 1 दे रखा है, गौर से देखिए यहां पर ये आ गया 5v sin 45 होता है आपका 1/√2, sin 45 1/√2 होता है। ये आ गया आपका, अगर मैं v की बात करूं तो v इट्स बिकम 5/√2, v बिकम 5/√2। अब आपको क्या चाहिए था, v बिकम 5/√2। अगर मैं इसको अंदर करूं तो ये आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट्स मींस √50 मीटर पर सेकंड। दैट्स मींस आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब आईआईटी का पूछने, आईआईटी सोच रहा था कि हम सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, रेंज बराबर कर, पर गड़बड़ कहां होगी, उसने टाइम ऑफ फ्लाइट भी दे दी, टाइम ऑफ फ्लाइट दे दी, दैट्स मींस आपको पार्टिकल है 45 डिग्री में प्रोजेक्ट किया गया, वी वेलोसिटी आपको पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर रखिए, वहां से भी निकालिए। क्यों, है ना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया था। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस सवाल में क्या बोल रखा है, इस सवाल में बोल रखा है एक पार्टिकल है m मास का, जो कि मासलेस स्प्रिंग से कनेक्ट है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्प्रिंग का दूसरा सिरा दीवार से कनेक्टेड है। अब आपको बोल रखा है पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पर है t बराबर 0 पर। t बराबर 0 पर जब वो मीन पोजीशन पर है, उसे इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है u0। अब जब उसकी स्पीड 0.5 u0 हो जाती है तब वो एक दीवार से टकराता है, वॉल से टकराता है, रिजिड वॉल से, और वो भी कैसे, इलास्टिकली कोलाइड होता है। कोलिजन के बाद क्या होता है, आपको इन स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि कोलिजन के बाद इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोलिजन के बाद की कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी एक एक को चेक करेंगे और अपना आंसर देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, फोकस होकर। जब भी कभी फिजिक्स का कोई सवाल आपको अटेम्प्ट करना होता है तो सबसे जरूरी काम होता है सवाल की रीडिंग लगाते वक्त ये उसके डायग्राम को ड्रॉ करना। अगर आपने सवाल को पढ़ा, केयरफुली पढ़ा और आप उसके डायग्राम को ड्रॉ करने में सक्सेसफुल रहे, सफल रहे, तो मानकर चलिएगा कि आपका 50% सवाल हो चुका है। तो अभी आपने ये सवाल पढ़ा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाने जाऊं तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको बोल रखा है आपका मास है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये मीन पोजीशन पर है t बराबर 0 पर, मीन पोजीशन बोलिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलिए, और मीन पोजीशन पर इसको वेलोसिटी दे रखी है इनिशियल u0।
अब ये यहां से मैंने मान लिया कि x दूरी पर ये दीवार है और x दूरी पर ये जब टकराता है तब इसकी स्पीड है 0.5 u नॉट। और ये कोलिजन कैसा हुआ है? इलास्टिक। अगर ये इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो मुझे सोचकर बताइए, आपको बोल रखा है सवाल में कि ये सरफेस स्मूथ है, इलास्टिक कोलिजन है। अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो इसका मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो गौर से देखिएगा, अगर ये यहां से टकराने के बाद लौटेगा तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी? 0.5 u नॉट। इज इट ओके और नॉट? 0.5 u नॉट। ये इसका डायग्राम बन गया। अब इसके बाद सवाल को अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखिए, फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम को बनाना। अब मैंने डायग्राम बना लिया, अब इसके बाद मैं सवाल को अप्रोच करूंगा कि सवाल में क्या क्या पूछा गया है। अब किस तरीके से अप्रोच करना है, किस डायरेक्शन में चलना है, इसको जानने के लिए मैं क्या करूंगा, एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ूंगा। ऑप्शन पढ़ने के बाद मुझे दिमाग में आने लगेगा कि भाई साहब मुझे इस तरीके से अप्रोच करना है। देखिए पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहले अगर मैं ऑप्शन को पढ़ूं तो ध्यान से देखिए, पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है? द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज u नॉट। गौर से देखिए, इसमें बोल रखा है जब वो टकराने के बाद लौट कर वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा तो क्या उसकी स्पीड u नॉट ही होगी? बिल्कुल। जब पार्टिकल t बराबर 0 पर अपनी मीन पोजीशन से निकला था, जब उस पर इनिशियल वेलोसिटी u नॉट थी, टकराने के बाद भी वह u नॉट ही होगी। क्यों सर? क्योंकि एनर्जी का लॉस कहीं नहीं हुआ। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, दैट्स मींस लौटते वक्त भी उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? u नॉट। इसका मतलब ये आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। देखिए मुझे अभी तो सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही डायग्राम बनाते ही पहला ऑप्शन मैंने टिक कर दिया। आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। आगे ऑप्शन में बोल रखा है द टाइम एट विच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपको टाइम दे रखा है, पार्टिकल जब पहली बार अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करेगा तो टाइम क्या ये होना चाहिए। दूसरा, द टाइम एट विच द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अकर, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो तब टाइम ये होना चाहिए। द टाइम एट विच द पार्टिकल पासेस टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन सेकंड टाइम, तब ये टाइम होना चाहिए। मतलब आपसे मोटा मोटा क्या पूछ रखा है? मोटा मोटा आपसे हर बार टाइम की जानकारी पूछ रखी है तीन ऑप्शंस में। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी एसएचएम के सवाल आते हैं और आपसे टाइम की जानकारी पूछी जाए तो सबसे पहला काम आपका क्या बनता है? हम आपको क्लासेस में भी सिखाते हैं। सबसे पहला काम बनता है आप किसी तरीके से पोजीशन फाइंड कर लो। अगर आपने एक बार पोजीशन फाइंड कर ली माय डियर, तो फेजर की मदद से बड़े आराम से आप टाइम निकाल सकते हो। फेजर की मदद से बड़े आराम से बता सकते हो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जाने में कितना समय लगा, वो फेजर आपको आंसर लाकर दे देगा। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते मुझे क्लियर हो गया कि अब मुझे क्या करना है, किसी तरीके से पोजीशन निकाल देनी है। फिर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा और फेजर डायग्राम की मदद से इन सारे ऑप्शंस को चेक कर लूंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो चलिए अब अप्रोच करते हैं सवाल को। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दीवार नहीं होती, पहली चीज सुनिए, अगर ये दीवार नहीं होती तो आपका ये पार्टिकल कैसा मोशन करता? ये कुछ इस तरीके से जाता, रुकता, रुककर वापस आता, फिर रुकता और रुककर वापस आता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। ये t बराबर 0 पर दे रखा है और यहां पर इसकी स्पीड u नॉट दे रखी है। अगर दीवार नहीं होती तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से होता। इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहां पर वेलोसिटी कितनी होती है? यहां पर वेलोसिटी 0 होती है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी, मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी, दूरी बोल रहा हूं, क्या होती है? एम्पलीट्यूड होती है। अगर दीवार नहीं होती है, कुछ इस तरीके का मोशन करता, जाता, रुकता, रुककर वापस आता, फिर रुकता, फिर वापस आता। एक ही लाइन के अलोंग कर रहा है, समझाने के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। इज इट ओके? बहुत बढ़िया। पर अब क्या हुआ, यहां पर क्या लगा दी गई? बीच में दीवार लगा दी गई। अगर बीच में यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक दीवार लगा दी, और दीवार भी मैंने मान रखी है कितनी दूरी पर लगाई है? यहां से x दूरी पर। अब इसका मोशन कैसा हो रहा है उसे ध्यान से देखते हैं। ये गया, यहां से दीवार पर जब टकराया तब इसकी स्पीड इस दिशा में, इस डायरेक्शन में कितनी थी? 0.5 नॉट। अब जैसे ही टकराया, टकराने के बाद ये वापस लौटा, तो इसका मतलब ये कहां पर आ गया? ये यहां पर आ गया और इसकी स्पीड इस दिशा में 0.5 u नॉट हो गई। अब गौर से देखिएगा पार्टिकल का मोशन कैसा हुआ। पार्टिकल गया और यहां दीवार से टकराया, टकराने के बाद इसका मोशन इस दिशा में हो गया, तो फिर ये लौट कर यहां से यू गया, फिर यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, एक्सट्रीम पोजीशन के बाद फिर मून पोजीशन पे आया होगा, फिर दीवार से टकराएगा, सो ऑन मोशन इसका चलता रहेगा। अब गौर से देखिएगा, क्या पार्टिकल ने ये वाला पाथ कवर किया? क्या ये वाला पाथ? ये वाला तो कवर ही नहीं किया। अब पार्टिकल का मोशन यहां से टकराकर सो ऑन इस तरीके से हो रहा है। अब यदि मैं इस x को फाइंड कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा, मैं फेजर की मदद से किसी भी पार्टिकल किसी भी पोजीशन पर होगा, बड़े आराम से टाइम निकाल लूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इस x को फाइंड करता हूं। x को कैसे फाइंड किया जाएगा? बहुत ही फेमस फॉर्मूला है और आपको याद करने के लिए भी बोला जाता है कि v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, आपको दो कंडीशन दे रखी है। एक मीन पोजीशन पे बता रखा है कि पार्टिकल की स्पीड कितनी है। अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो पार्टिकल की स्पीड दे रखी है आपको u नॉट और ये हो गया ओमेगा,
और मीन पोजीशन पे x कितना हो जाता है, मीन पोजीशन पे x हो जाता है आपका 0। इज इट ओके? तो ये पहली इक्वेशन निकल आई, पहली इक्वेशन ये हो गई। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो आपको बोल रखा है मीन पोजीशन से x दूरी पर इसकी स्पीड 0.5 u नॉट है। तो गौर से देखिए यहां पर ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई, x दूरी पर। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आपको दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। अगर मैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड मार देता हूं, अगर मैं पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का डिवाइड मारता हूं तो यहां से a की वैल्यू जो निकल कर आ रही है प्लस माइनस √3/2a निकल कर आ रही है। अब इसमें कौन सी कंसीडर करेंगे, प्लस, क्योंकि मैंने यहां पर x एक्सिस पॉजिटिव मान रखी है, यहां पर नेगेटिव, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। तो मतलब आपका x निकल कर आ गया, x कितना है, √3a/2। अब इतनी नॉलेज से मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा और फेजर डायग्राम की मदद से सारे ऑप्शन एक बार में चेक कर दूंगा। तो चलिए अब फेजर डायग्राम पे चलते हैं और एक एक करके ऑप्शंस को चेक करते हैं। फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखिए फेजर डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं, यहां पर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका, गौर से देखिए, ये आपकी क्या हो गई, एक्सट्रीम, ये होगी मीन। ये होगी आपकी मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया लेफ्ट, और ये आ गया आपकी मीन पोजीशन। देखिए ये आपकी क्या होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये राइट, ये आपकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन होती है। अब ध्यान से देखिए, t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। जब वो दीवार से टकराया, लेट सपोज मैं मान लेता हूं ये t बराबर t डैश है। जब वो दीवार से टकराया, t बराबर t डैश है, तो माय डियर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसका फेजर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलोगे सर इसका फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। गौर से देखिए, ये रहा इसका फेजर। ये कितना होता है, ये a है। और आप फोकस होकर देखिएगा, आपने ये भी फाइंड कर लिया कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी है √3/2a। ये दूरी कितनी है, √3/2a। और ये एंगल कितना दे रखा है, अगर आप मुझे एंगल निकालना चाहें, फाई कैसे निकालोगे, फाई कैसे निकालेंगे, आपको पता है फाई निकालने का फंडा होता है कि आपको पता है साइन फाई होता है आपका मॉड x/a। अगर मैं फाई निकालने गया तो ये फाई निकला है 60। मतलब जब आपका पार्टिकल दीवार से टकराया तब उसका फेजर कितना एंगल है, 60 डिग्री बना रहा है। अब जैसे ही पार्टिकल दीवार से टकराया, माय डियर फोकस होकर देखना, वो कहां पर आ गया, लौट कर इस तरफ आ गया। अब मुझे अगर मैं आपसे पूछूं इस पोजीशन पर अगर आप इस पार्टिकल, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसका फेजर बनाओगे तो कहां पर बनाओगे, गौर से देखो, जैसे ही टकराया इसकी स्पीड, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, दूरी √3a/2 ही रही पर डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब इसका फेजर यहां पर आ जाएगा तुरंत टकराने के बाद। ये भी कितना होगा, ये भी होगा आपका √2a, और ये कितना एंगल होगा, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा। अब ध्यान से देखिए आपका फेजर कैसा गया, आपका फेजर मीन पोजीशन से यू गया, दीवार से टकराया, तुरंत यहां पर आ गया। ये वाला पोर्शन आपके फेजर ने भी नहीं घूमा, अगर इस वाले पोर्शन की बात करूं तो। इज इट ओके और नॉट, बहुत बढ़िया। तो ये हमने इसका फेजर डायग्राम बना लिया। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन, अगर बी ऑप्शन की बात करूं, द टाइम एट विच द पार्टिकल पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम पर जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन को पार करेगा तब कितना समय लिया होगा उसने। तो गौर से देखिए, अगर फर्स्ट टाइम की बात करूं तो पार्टिकल गया, टकराया, टकराने के बाद लौट कर, ये रही फर्स्ट टाइम पोजीशन। तो इसके लिए फेजर कितना घूमा होगा, फेजर यहां से 60, ये टकराया, फिर दोबारा यहां पर आ गया, तो फेजर घूमा होगा टोटल 120 डिग्री। अगर फेजर 120 डिग्री घुमा है तो उसे कितना समय लगा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कैलकुलेट कर बताता हूं। देखिए अगर मैं बी की बात करूं तो बी में कितना है, टी टाइम पीरियड लगता है कितना घूमने में, 2π घूमने में। टी टाइम पीरियड लगता है 2π घूमने में। अगर मैं बोलूं कि एक सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताओ तो टी कितना होगा, आप सभी को पता है टी होता है 2π√m/k। इज इट ओके और नॉट, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यूनिट एंगल घूमना है, यूनिट एंगल घूमने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे यूनिट एंगल घूमने में t/2π लगेगा। अब मैं बोलूंगा मुझे कितना घूमना है, 2π/3, 120 डिग्री घूमना है, तो गौर से देखिए ये कितना घूमा, 2π/3, 2π कट गया, t/3, और t/3 कितना लिख सकता हूं मैं, 2π/3√m/k। इज इट ओके, 2π फोकस होकर देखिए, 2π/3√m/k। इतना समय लगना चाहिए पार्टिकल को जब वो पहली बार इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया। तो चेक करके देखते हैं क्या यही लिखा हुआ है, नहीं, आंसर इधर बी ऑप्शन में लिख रखा है t बराबर π/√m/k। इसका मतलब ये गलत है। अब सी पे चलते हैं। सी में क्या बोल रखा है, द टाइम एट विच द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अकर इन इज इतना। आपसे बोल रखा है कि वो समय बताओ। ऑफ कोर्स ये पहली बार बोला गया होगा, जब पहली बार ही मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा।
कितना समय लगा होगा मैक्सिमम कंप्रेशन पे। अब मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए देखिए पार्टिकल क्या, ये गया पार्टिकल यहां से टकराया लौट कर आया, जब एक्सट्रीम लेफ्ट पर होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पर होगा तब आपकी स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन कर रही होगी। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट की बात की जाए तो आपका फेजर कितना घुमा होगा 60, ये घुमा नहीं 60, और यहां पर ये कितना हो गया π/2, मतलब 120 प्लस 90, 120 प्लस 90 डिग्री घुमा होगा। अब 120 प्लस 90 घूमने में कितना समय लगता है वो देख लेते हैं। तो मैं बोलूं कि आपका फेजर कितना घुमा होगा, तो आप बोलोगे सर 2π/3 प्लस π/2, तो ये कितना हो गया, अगर मैं इसको सम करूं तो ये आ गया आपका 7π/6। तो 7π/6 घूमने में फेजर को कितना समय लगे होगा अभी बता देते हैं। 2π घूमने में कितना लगता है, देखो यूनिटरी मेथड है बड़ा सिंपल, t यूनिट में t/2π। अगर मैं बात करूं 7π/6 घूमने में कितना लगेगा, तो ये पाई से पाई कट गया, तो ये t को मैं क्या लिख सकता हूं, t को लिख सकता हूं 2π/m/k, यहां पर आ गया आपका 7/12, तो ये कितना कट गया 6 टाइम्स, तो आपका आंसर आना चाहिए यहां से कितना समय लगेगा 7/6π√m/k, इतना समय लगना चाहिए। चेक करके देखें क्या कितना लग रहा है। इन्होंने लिख रखा है 4π/3 ये भी गलत है, हमारा लिख रहा है 7π/6 डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। द टाइम एट विच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर सेकंड टाइम, सेकंड टाइम जब पार्टिकल पास हो, सेकंड टाइम कब पास होगा, पार्टिकल गया टकराया, पहली बार पास हुआ, फिर टकराकर लौटकर यहां पर आया, तब सेकंड टाइम पास हुआ। सेकंड टाइम के लिए आपका फेजर कितना एंगल घुमा होगा 60 60 120 प्लस पाई, यहां पर ये यहां पर लौटकर आएगा 120 प्लस पाई, मतलब आपका फेजर कितना घुमा होगा, अगर मैं फेजर की बात करूं तो आपका फेजर घुमा होगा आपका 120 2π/3 प्लस पाई, दैट्स मींस आपका फेजर घुमा होगा 5π/3। आपका फेजर कितना घूम रहा है 5π/3, तो 5π/3 घूमने में कितना समय लगेगा, अगर मैं टाइम की बात करूं तो t/2π मल्टीप्लाई बाय 5π/3। t को क्या लिख सकता हूं 2π√m/k, तो देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो ये आपका आंसर आने वाला है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं डी वाले ऑप्शन की, डी वाले का आंसर आने वाला है आपका 5π/3 ये वाला ऑप्शन आपका मिल रहा है। देखिए कितना समय लग रहा है 5π/3 दैट्स मींस डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अप्रोच किया जाता है सवाल को। सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम के बाद मैंने क्या किया, मुझे कुछ हिंट नहीं मिल रही थी, मैं ऑप्शंस पे गया, ऑप्शंस पे मुझे दिख रहा कि भाई टाइम पूछा जा रहा है, मैंने पोजीशन फाइंड करी, फेजर डायग्राम बनाया और बारी बारी करके सॉल्व कर दिया। अगर आपकी बहुत बेहतर प्रैक्टिस होती है तो इतना समय भी नहीं लगता सोचने के लिए, आप बड़े फटाफट सवालों को करते हुए जाते हो। तो चलिए आई होप आपको ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपको ये दे रखा है, इसमें क्या बोल रखा है, टू इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ अ इक्वल मास आर ऑसिलेटिंग अबाउट द ऑरिजन, ऑसिलेटिंग अबाउट द ऑरिजन विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω1 और ω2, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। Have a total energy E1 and E2, आपको टोटल एनर्जी के बारे में भी बता रखा है E1 and E2। The variation of the momenta P with respect to x are shown in figure, आपको मोमेंटा और x के बीच का वेरिएशन दे रखा है दोनों के लिए। आपसे बोल रखा है कि एक और डेटा दे रखा है आपको कि a/b बराबर n स्क्वायर, a/r बराबर n दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे बोल रखा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब ध्यान से सुनिएगा फोकस होकर। अब आपने सवाल को पढ़ा, अब सवाल को पढ़ने के बाद किस तरीके से अप्रोच किया जाए, अब इसको देखते हैं। देखिए इस सवाल को पढ़ने के बाद आपको अभी स्टार्टिंग में तो ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा होगा सर अप्रोच कैसे करें, पर गौर से देखिए सवाल में के ऑप्शंस को आप पढ़ने जाओगे तो वहां पर क्लियर कट दे रखा है पहले ऑप्शन में कि एनर्जी और ओमेगा के बीच में रिलेशन, दूसरे में एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के बीच में रिलेशन दे रखा है। मतलब आपको ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें एनर्जी भी आनी चाहिए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आनी चाहिए और उनके बीच का रिलेशन ऑब्टेन करना है। तो आपको क्या करना है, एनर्जी को ऑब्टेन करना है, एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है एक जगह, और दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, जिससे क्या हो इंटरकनेक्ट हो सके चीजें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फिगर की मदद लेकर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के बीच में रिलेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वैसे तो कर दूंगा मैं पर देखते हैं कि हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका फिगर, इसमें और गिवन क्या दे रखा है उसको भी लिख लेते हैं। a/b बराबर दे रखा है n स्क्वायर, a/b बराबर आपको दे रखा है n स्क्वायर, और आपको एक और चीज दे रखी है इसमें गिवन a/r बराबर n दे रखा है।
ए बाय आर बराबर आपको क्या दे रखा है, एन दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, एन है, ये ईटा नहीं है, बहुत से बच्चे ईटा समझ जाए, ये क्या है, एन। अब देखिएगा फोकस होगा, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो आप मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू आप पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की में कन्वर्ट होती है, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है अगर कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं काइनेटिक पोटेंशियल पोटेंशियल काइनेटिक में, ठीक है। पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो सारी की सारी एनर्जी किसमें होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। ये सब सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब गौर से देखिए, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, ये डायग्राम जो हमें दे रखा है इसमें बोल रखा है कि मीन पोजीशन पार्टिकल की क्या है, x बराबर 0, x बराबर 0। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको ω1 दे दी है और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको ω2 दे रखी है। इस फिगर से मैं क्या आउटपुट निकाल सकता हूं, इस फिगर से मुझे ये पता चल रहा है कि पार्टिकल का जो मैक्सिमम मोमेंटम है, गौर से देखिए पहले वाले का, वो b है, और इससे मुझे ये पता चल रहा है कि पार्टिकल का जो मैक्सिमम मोमेंटम है वो कितना है, r। पहला डेटा मैं इससे ये निकाल सकता हूं कि जो पार्टिकल का मैक्सिमम मोमेंटम है, फोकस होकर देखिएगा, पार्टिकल का जो मैक्सिमम मोमेंट है पहले वाले के लिए वो है कितना, b। और अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले के लिए मैक्सिमम मोमेंटम कितना है, दूसरे वाले के लिए मैक्सिमम मोमेंटम आपको r दे रखा है। इस ग्राफ से मैंने, इस प्लॉट से ये डेटा निकाल लिया। क्या मैं इस प्लॉट से एम्पलीट्यूड के बारे में भी बता सकता हूं, यदि दो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं तो उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, पार्टिकल की मैक्सिमम दूरी किससे, मीन पोजीशन से। गौर से देखिए, पार्टिकल की मैक्सिमम दूरी मीन पोजीशन से आपको दिख रही होगी, तो पहले वाले का अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड आपको a दिख रहा है और दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड आपको r दिख रहा है। तो मतलब एम्पलीट्यूड भी क्लियर हो गए दो ऑसिलेटर के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω1 ω2 दे रखी है। अब ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम मोमेंटम आपको दे रखा है b के बराबर, मैक्सिमम मोमेंटम दूसरे वाले का r के बराबर। मीन पोजीशन पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे वेलोसिटी लिखकर बताओ, तो आप लिख सकते हो क्या, क्या होती है मीन पोजीशन पर वेलोसिटी, आप मुझे खुद बताइए। अभी पीछे वाले फॉर्मूला यूज किया था, v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर मीन पोजीशन पर पहुंच गए तो x बराबर 0, दैट मींस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय a। तो अगर मैं यहां पर मैक्सिमम मोमेंटम लिखने जाऊं पहले के लिए, तो ये मास m हो गया, ओमेगा पहले वाले का, और एम्पलीट्यूड कितना है पहले वाले के लिए a, तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। फोकस होकर देखना, मैक्सिमम मोमेंटम लिखा हुआ है। और दूसरे वाले के लिए देखना बेटा, फोकस होकर, m ω2 मल्टीप्लाई बाय r बराबर r। ओके बेटा, ये आपकी क्या होगी, दूसरी इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में डिवाइड मार देता हूं तो आपको क्या निकल रहा है, आपको ω1 डिवाइडेड बाय ω2 बराबर b बाय a दिख रहा है। और b बाय a बाय b n स्क्वायर दे रखा है, दैट मींस b बाय a हो गया 1 बाय n स्क्वायर। ये आपका ओमेगा के बीच में रिलेशन आ गया, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। देखिए मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी का यूज किया, उसी का यूज कर मैंने कंक्लूड किया। ये स्किल आ जाती है आपको, धीरे धीरे स्किल आती है जब आपने, देखो अब तो आपकी ऑलमोस्ट तैयारी भी खत्म होने वाली है, एग्जाम भी आ गया फाइनल, आप मैथमेटिक्स करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो। आपने देखा है कि इंटीग्रेशन में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, अपने आप पेन चलने लगता है। ये किससे आता है, प्रैक्टिस से आता है। आप जितने सवालों को ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, आप सोचना जल्दी तेज शुरू कर देते हो, आप जल्दी जल्दी कर देते हो। उसी तरीके से ये स्किल है, आपको फंडामेंटल पता है, आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट पता है, बस गलती कहां पर होती है, गलती ये होती है आपको अप्रोच करना नहीं आता। आप बोलते हो कि सर हमें क्लास में सब कुछ समझ में आता है, बस जब सवाल आता है तो हम उसे अप्रोच नहीं कर पाते। तो अप्रोच करना सीखिए, सवाल को पढ़िए, सवाल में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अपने दिमाग को उस लेवल तक डेवलप कीजिए कि जैसे कि सवाल में जो भी डेटा दिया है उसी से खेलकर आप आंसर निकाल सके। इज इट ओके और नॉट? बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका पहली चीज। अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं, देखिए अगर मैं इसमें ऑप्शन पूछूं तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका है। अब एनर्जी और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकालना है, तो अब एनर्जी की कैसे बात करें, टोटल E1 एंड E2 क्या दे रखा है आपको, टोटल एनर्जी दे रखा है। अब अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, अगर मैं पहले वाले के लिए बात करूं तो टोटल एनर्जी आप सभी को पता है ये होती है हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर के की बात की जाए तो के क्या होता है माय डियर, देखिए के होता है अंडर रूट के बाय एम, और के कैसे निकलेगा, के आपका निकलेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम करके के आएगा। ये आपकी टोटल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी लिखकर देखते हैं चलिए, क्योंकि टोटल एनर्जी और ओमेगा के बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहीं से देखिए यही अकेला एक्सप्रेशन है जिससे मैं निकाल रहा हूं। मुझे पता है टोटल एनर्जी होती है, यहां से मैं ओमेगा के टर्म में लिखूंगा तो मुझे रिलेशन आ जाएगा ओमेगा और एनर्जी का। तो देखिए हाफ के की जगह क्या लिखूंगा, के की जगह लिखूंगा मैं एम, और देखिए ओमेगा 1 का होल स्क्वायर। एम्पलीट्यूड पहले वाले के लिए आपको पता है कितना दे रखा है, ए स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन हो गई, इसको लिख देता हूं मैं 3 इक्वेशन। अगर दूसरे वाले के लिए एनर्जी निकालूंगा तो गौर से देखिएगा, हाफ एम
ओमेगा 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर, ये आगे होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। अगर मैं थर्ड और फोर्थ को डिवाइड मारता हूं तो गौर से देखिएगा रिलेशन क्या निकल कर आ रहा है, E1 डिवाइडेड बाय E2, E1 डिवाइड बाय E2 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 का होल स्क्वायर और माय डियर A बाय आर का होल स्क्वायर। A बाय आर दे रखा है आपको n, तो ये n स्क्वायर हो गया। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 1 बाय n स्क्वायर दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व करके लिख सकता हूं कि ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 पहले यहां पर लिखा, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 यहां पर लिखा और यहां पर लिख दिया 1, यहां पर क्या है n स्क्वायर। अब गौर से देखिए ये 1 बाय n स्क्वायर है, तो ये कट गया और आपका रिलेशन कितना आ गया, आपका रिलेशन आ गया E1 बाय ओमेगा 1 बराबर E2 बाय ओमेगा 2। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। अगर मैं पीछे ऑप्शंस में देखूं तो कौन सा ऑप्शन निकल कर आ रहा है, आपका ऑप्शन डी निकल कर आ रहा है, मतलब आपके दो ऑप्शन क्लियर हो गए, बी और डी करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। देखिए ये याद रखिएगा, अप्रोच कैसे करना है वो सीखना है हमको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस सवाल में बोल रखा है कि एक पार्टिकल है यूनिट मास का मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस under the influence of a force and its energy is conserved. उसकी एनर्जी क्या है, कंजर्व है। Four possible forms of the potential energy of the particle are given in the column 1. column 1 में आपको potential energy as a function of x दे रखा है। A and U naught are constants दे रखे हैं आपको। Match the potential energies in column 1 to the corresponding statement of in a column 2। मतलब आपको क्या बोल रखा है, मोटा मोटा कॉलम 1 में पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन, कॉलम 2 में स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि अगर मैं पहले ए वाले अपने पोटेंशियल एनर्जी को फंक्शन को देखूं तो ए वाले कितने स्टेटमेंट से मिलता है, ए वाला ऑप्शन कितने स्टेटमेंट से मिलता है, पी क्यू आर एस टी कितने ऑप्शंस ए वाले से मैच खाते हैं, सिंपल। तो माय डियर आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से अप्रोच करूंगा। अगर मैं इस सवाल को देखूं, अगर मैंने इसके कॉलम 1 को पढ़ा तो कॉलम 1 से तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। अगर मैं कॉलम 2 को पढ़ने जाऊं तो वहां से मुझे थोड़ी हिंट मिलेगी ये सवाल को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। देखिए एक एक करके मैं कॉलम 2 को पढ़ता हूं। कॉलम 2 में मैं जो पी वाले पार्ट है, पी वाला ऑप्शन जो दे रखा है उसमें बोल रखा है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0 जब एक्स बराबर ए है। क्यू में बोल रखा है फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0 जब x बराबर 0 है, और सी वाले में बोल रखा है फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0 जब x बराबर a है, माइनस ए है। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको वो पोजीशंस बतानी है जिस पर आपके पार्टिकल पर फोर्स 0 लग रहा हो। इसका मतलब मुझे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। अगर मैं एक बार वो निकालने में सफल रहा, सक्सेसफुल रहा, तो मैं उसको 0 पुट करूंगा। 0 पुट करने के बाद मुझे वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, मुझे वो पोजीशंस मिल जाएंगे जहां पर फोर्स 0 है। अब ये कैसे किया जाए, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैसे निकाला जाए। अब याद कीजिए वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर, वहां पर आपने एक रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में। आपको पता है कि फोर्स बराबर अगर F को लिखूं तो F माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स होता है। आपको u एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, क्या आप f एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहले इन तीन p q r की बात करते हैं, फिर उसके बाद s और t की बात करेंगे। तो पहले इन तीन को चेक करके देखते हैं। तो चलिए, तो हम बारी बारी एक एक कॉलम में से, कॉलम 1 में से a b c d को बारी बारी उठाएंगे और बारी बारी इंडिविजुअल सभी का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम a की बात करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं। तो देखिए फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए मेरे को, तो मैं करता हूं du ओवर dx। इज इट ओके? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको करने जा रहा हूं तो सबसे पहले u नॉट बाई 2 यहां पर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो 2 आ गया, ये ब्रैकेट में गया, 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, चेन रूल लगाया तो ये आया माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये आ रहा होगा u बाय 2 से 2 काट सकते हो वैसे आप, आ गया यहाँ पर x भी आ गया यहाँ पर, और ये एक 2 और है, दैट्स मीन्स ये 2 से 2 कटा, एक 2 रह गया यहाँ पर, और a की पावर 4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट आया, यहाँ पर आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स। ये कुछ इस तरीके का फंक्शन बन रहा है। अब ये आ गया आपका फोर्स का फंक्शन। अब मुझे पता करना है कि फोर्स कहां पर 0 है, तो मैं इसको 0 पुट करूंगा। जैसे ही मैं इसको 0 पुट करता हूं तो मुझे दिख रहा है कि x बराबर 0 पर, x बराबर a पर और x बराबर माइनस a पर आपका फोर्स 0 है। दैट्स मीन्स अगर मैं पीछे जाऊं तो गौर से देखिए, मेरा a से कौन सा मैच खा रहा है, p सही है कि x बराबर
ए पर आपका फोर्स 0 है, एक्स बराबर क्यू भी सही है, एक्स बराबर 0 पर भी आपका फोर्स 0 है और एक्स बराबर माइनस ए पर भी 0 है। मतलब अगर इसकी बात की जाए तो ए में कौन कौन सा आएगा, पी वाला आएगा, क्यू वाला आएगा और आर वाला आएगा, ये 3 चीज आएगी। अब हम बात करते हैं एस और टी की, कि क्या एस और टी भी मैच खा रहे हैं कि नहीं खा रहे इस वाले ए वाले से। एस में क्या बोल रखा है, द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स बराबर 0 इन द रीजन मॉड एक्स लेस देन ए, ये एस वाला बोल रखा है। टी वाले में बोल रखा है द पार्टिकल विद द टोटल एनर्जी यू नॉट बाय 4 कैन बी ऑसिलेटेड अबाउट द पॉइंट एक्स बराबर माइनस ए। अब ध्यान से देखिए, ये दो ऑप्शंस जो दे रखे हैं एस और टी, अगर मुझे इन पर कमेंट करना है और ये बताना है कि ये सही है गलत, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यूएक्स ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। सर यूएक्स क्यों? यूएक्स से मुझे क्लियर कट पता चलेगा कि पार्टिकल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स का नेचर कैसा है। क्योंकि आपको पता है कि यूएक्स एफ बराबर होता है माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स, तो वहां से उसकी स्लोप देखकर मैं फोर्स का नेचर बता सकता हूं। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर एस की बात की जाए माय डियर, एस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, अगर मैं एस की बात करूं कि इस वाले रीजन में, किस वाले रीजन में, मॉड एक्स वाले रीजन में, मॉड एक्स लेस देन ए, इसका मतलब ये होता है माइनस ए से प्लस ए के बीच वाले रीजन में आपको ये बताना है कि क्या आपके पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है कि नहीं है। तो मैं यूएक्स ग्राफ प्लॉट करूंगा, उसके बाद इस एस वाले ऑप्शन पे मैं कमेंट करूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको दिख रहा है कि फोर्स आपका कहां पर 0 है, फोर्स आपका 0 है एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर माइनस ए पर। अगर मैं यूएक्स प्लॉट करने जा रहा हूं तो सोचकर बताइए, क्या इन 3 पॉइंट्स पर जिस पर फोर्स 0 है, क्या इन 3 पॉइंट्स पर पार्टिकल का या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा? क्यों? क्योंकि यहां पर स्लोप 0 है। अगर स्लोप 0 है तो मैक्सिमा या मिनिमा। अब मुझे ये नहीं पता कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर मिनिमा है, मुझे ये श्योर है कि स्लोप 0 है तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब कैसे चेक करते हैं कि सर कौन सा मैक्सिमम मिनिमम होता है? सेकंड डिफरेंशियल करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 देखकर आप बता सकते हो कि वहां पर मैक्सिमम मिनिमा है। सिंपल मैथमेटिक्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर मैं प्लॉट करके दिखाता हूं, प्लॉट करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि डायरेक्टली प्लॉट करूं, आप भी समझिए किस तरीके से इसको प्लॉट किया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यूएक्स प्लॉट करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं यू की बाउंड्री कंडीशन निकालता हूं, जो आप मैथमेटिक्स में देखते हैं। कोई भी ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं तो कुछ बाउंड्री कंडीशन होनी चाहिए, उसकी मदद से आपको ग्राफ प्लॉट करने को मिलेगा। अगर मैं यू की बात करूं, देखिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, अगर x बराबर 0 है, गौर से देखिए, अगर x बराबर 0 है, x बराबर एक प्लस ए है और x बराबर माइनस ए है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर आपका जो u निकल कर आ रहा है, देखिए u नॉट बाई 2 निकल रहा है। अगर आप इसमें डालिए x बराबर 0 तो क्या निकल कर आ रहा है, u नॉट बाई 2। x बराबर पॉजिटिव ए पर u कितना निकल कर आ रहा है, 0। x बराबर नेगेटिव ए पर u कितना निकल कर आ रहा है, 0। इसमें पुट कर देखिए, ये आपको कंडीशन मिल चुकी है u की। इज इट ओके? अब देखिए, अगर आप x बराबर इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी डालेंगे तो वहां से भी पता चल जाएगा, x टेंस टू इंफिनिटी, u टेंस टू इंफिनिटी होगा, u टेंस टू दोनों ही टाइम में पॉजिटिव इंफिनिटी के तरफ होगा। तो मतलब आपको मोटा मोटा आपको 5 पॉइंट मिल गए, उनकी मदद से आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करके बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने क्या लिया, ये मैंने लिया आपका u और ये मैंने लिया आपका x। इज इट ओके? देखिए कहां पर आपका कहां पर 0 है, कहां पर 0 है, a पर और माइनस a पर। प्लस इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी डालूंगा तो u टेंस टू पॉजिटिव इंफिनिटी निकल रहा है। तो गौर से देखिए, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये a पर 0 होगा, ये क्या है, माइनस a, ये क्या है, पॉजिटिव ए, और ये क्या है माय डियर, आपका u नॉट बाय 2। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, यहां पर स्लोप 0 होगी, क्योंकि गौर से देखिए स्लोप क्यों 0 हो रही है, क्योंकि यहां पर फोर्स 0 है। फिर से ऊपर जाएगा, यहां पर ये स्लोप 0 होगी, स्लोप क्यों 0 है, फोर्स 0 है। फिर ये नीचे आएगा, यहां पर स्लोप 0 होगी, फिर टेंस टू इंफिनिटी। कुछ इस तरीके का कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा आपका। इज इट ओके? आपको इस ग्राफ से क्लियर भी हो गया होगा। देखिए यही चीजों की मदद लेके मैंने ग्राफ प्लॉट किया। अब मैं एस वाले स्टेटमेंट जो दे रखा है, एस वाला ऑप्शन दे रखा है, उस पर थोड़ा कमेंट करता हूं। आपसे पूछा गया है कि ये x बराबर 0 है, इस वाले रीजन में, माइनस ए से प्लस वाले रीजन में जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, क्या वो ओरिजिन की तरफ लग रहा है क्या? अब देखिए इसको कैसे चेक किया जाएगा। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो यहां पर स्लोप कैसी है बेटा, यहां पर स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, यहां पर स्लोप कैसी है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव स्लोप है तो फोर्स कैसा लगेगा, इस तरफ, F बराबर माइनस डी ओवर डी एक्स होता है। अगर नेगेटिव स्लोप है तो फोर्स कैसा लगेगा, इस तरफ। मतलब माइनस ए से ए के बीच में जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर, वो ओरिजिन की तरफ ना लगकर ओरिजिन से बाहर लग रहा है। दैट्स मींस एस वाला ऑप्शन ए के साथ मैच नहीं खाएगा। इज इट ओके? तो एस वाला नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एस के बाद कौन सा था, पी क्यू आर एस। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, टी वाले में बोल रखा है कि पार्टिकल को अगर टोटल एनर्जी u0 by 4 दे दी जाए तो क्या वो ऑसिलेट करेगा अबाउट x बराबर माइनस ए।
ध्यान से देखिएगा x बराबर -1 कौन सी कंडीशन है? क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है इट्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम? आपको याद आ रहा होगा वर्क पावर एनर्जी में जब हमने ये सब चीजें पढ़ाई थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम ग्राफ कैसे बनता है, लोअर ओ सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ग्राफ कैसा होता है, यूएक्स ग्राफ कैसा बनता है। तो यहां से क्लियर कट दिख रहा है कि साहब -a इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अगल बगल जो भी मोशन होता है पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इधर ऑसिलेशन की बात की गई है, ऑसिलेशन की बोल रखा है कि भाई साहब x बराबर -a के अगल बगल में यदि मैं पार्टिकल को अगर एनर्जी दे रहा हूं यूनिट बाय 4, क्या तो x बराबर a के अबाउट पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करेगा? बिल्कुल करेगा, पर एक कंडीशन है, लिमिटेशन है, u0 बराबर 2 तक। अगर आपने इससे ज्यादा एनर्जी दे दी तो पार्टिकल x बराबर 0 के इस साइड आ जाएगा, पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लगने लगेगा, तो पार्टिकल -a के अबाउट ऑसिलेशन नहीं करेगा, तब पॉजिटिव a के अबाउट ऑसिलेशन करेगा। तो इसका मतलब अगर आपकी एनर्जी यूनिट बाय 2 से कम है तब आपका पार्टिकल ऑसिलेट कर लेगा, ऑफ कोर्स कर लेगा -a के अबाउट। तो गौर से देखिए आपकी एनर्जी कितनी दे रखी है, यूनिट बाय 4, दैट्स मींस पार्टिकल x बराबर -a के अबाउट ऑसिलेशन करेगा। तो यहां से p q r s नहीं है, t भी a से मैच खाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बारी बारी मैं हर एक के साथ इस तरीके के हर एक ऑप्शन के साथ इस तरीके का डिस्कशन करता हूं और उसके बाद हम प्लॉट करके देखेंगे कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो चलिए अगले पर बढ़ते हैं। अगला ये रहा, अगर मैं इसके लिए फोर्स की इक्वेशन लिखूं तो देखिए क्या लिख पाऊंगा। फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, ये काफी आसान है। फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा तो ये आ गया आपका माइनस, फोर्स की इक्वेशन लिखता हूं, देखिए ये आ गया आपका u0 बाय 2 का मल्टीप्लाई x बाय ए स्क्वायर। इज इट ओके? 2 का मल्टीप्लाई x बाय ए स्क्वायर। तो अगर ये इक्वेशन देखी जाए तो गौर से देखिएगा, ये फोर्स का तो वैसे ही मुझे सिंपल दिखाई दे रहा है, इट्स पासिंग टू द ओरिजिन। फोर्स कहां पर जीरो है? फोर्स जीरो है आपका x बराबर 0 पर। तो इसका मतलब अगर फोर्स आपका x बराबर 0 पर है तो P क्या था? x बराबर a पर फोर्स 0 है, Q क्या था? x बराबर 0 पर 0 है, और R क्या था? x बराबर -a पर। तो x बराबर 0 पर 0 है, दैट्स मींस आपका P Q वाला मैच करना है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं एस और टी की। एस और टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करने के बाद हम बड़े आराम से कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएं। वैसे देखिए इधर से क्लियर कट एक चीज मुझे दिख रही है कि अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे निकलेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है और नेगेटिव इस तरीके से ओरिजिन से पास होता हुआ निकल जाएगा। मैं यूएक्स ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं यूएक्स ग्राफ प्लॉट करूंगा तो देखिए यूएक्स ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए ये बड़ा सिंपल ग्राफ है, ये आप तो बनाते हुए आए, कुछ इस तरीके से यूएक्स ग्राफ बनेगा, ऊपर की तरफ अपवर्ड। अरे ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, इसको ना सेंटर से पास करते हैं। यूएक्स ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, देखना बेटा, यूएक्स ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये यहां पर आपका -a होगा, यहां पर आपका पॉजिटिव a होगा, ये x बराबर 0 है। अब ध्यान से देखकर मुझे बताइए, अगर मैं किसकी बात करूं? s वाले पॉइंट की बात करूं। s में क्या बोल रखा है? s में बोल रखा है कि -a से पॉजिटिव a के बीच में जो फोर्स लगेगा पार्टिकल पर टुवर्ड्स ओरिजिन लग रहा है क्या? तो कैसे चेक करेंगे? स्लोप से चेक करते हैं। स्लोप से जब मैं चेक करूंगा तो माय डियर ये देखिए नेगेटिव स्लोप, दैट्स मींस फोर्स इस तरफ, पॉजिटिव स्लोप फोर्स इस तरफ टुवर्ड सेंटर, दैट्स मींस एस ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है। टी की बात करें तो, टी की बात करें तो पहले ही आप देखिए -a पर तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, तो ऑसिलेशन कहां से करा रहे हो बे? इक्विलिब्रियम ही नहीं है, तो टी तो वहीं खत्म हो चुका है। इज इट ओके? तो कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं? क्यू और एस। तो चलिए अगले पर अप्रोच करते हैं, अगले को देखते हैं अगला कैसे होगा। ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, बाकी सारे रूल लगाने पड़ेंगे, तो उसको लगाकर देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या आने वाला है। इसको करके देखते हैं। F बराबर फिर से करता हूं मैं माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स। तो करके देखते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इसके बाद चेक करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका u0 बाय माइनस बाहर आ गया, u0 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 x बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा मैं यहां पर, एक्सपोनेंशियल x बाय ए का होल स्क्वायर। पहले ये वाला पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, प्लस अब कौन सा वाला पार्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल वाला, u0 बाय 2 x बाय ए का होल स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही रहता है जो लिखा हुआ है, और इसके लिए मैं फिर चेन रूल यूज करता हूं। जब चेन रूल लगाऊंगा तो ये आया -2x बाय ए स्क्वायर। इज इट ओके? अब इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट को भी, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? अगर कॉमन देखूं तो क्या क्या निकल कर आ रहा है? ये माइनस बाहर है, कॉमन निकल कर आ रहा है आपका 2u0
बाय 2 एक्स बाय ए स्क्वायर एक्स बाय ए की पावर 4 हो जाएगी अगर मैं कॉमन बाद में निकालूंगा तो देखना बेटा एक्स बाय ये एक्सपोनेंशियल भी बाहर आ गया आपका, ये आ गया माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, ये भी बाहर आ गया। अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है माय डियर, फोकस होकर देखना, अंदर ब्रैकेट में बच रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंदर ब्रैकेट में बच रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन एक आध इधर उधर हो तो माइंड मत कीजिएगा, बिल्कुल यही कॉमन किया, यही निकाला है। देखिए 2 यूनिट बाय 2 ये कॉमन आ गया पूरा, ये कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 माइनस ऑफ ये निकलेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए फोर्स कहां पर जीरो होगा, तो यहां से साफ दिख रहा है फोर्स बराबर ए पर माइनस ए पर और आपका जीरो पर आपका 4 जीरो आ रहा है। इन तीन चीजों पे 4 जीरो आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया आपका P मिल गया, Q मिल गया, R मिल गया। S और T के लिए आपको प्लॉट करना पड़ेगा। S और T के लिए प्लॉट करते हैं बेटा, अगर मैं प्लॉट करने जाऊं S और T के लिए तो देखना बेटा प्लॉट किस तरीके से करूंगा, U और X प्लॉट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा U और X के लिए मैं प्लॉट करने जा रहा हूं, ये हुआ U और X। सबसे पहले फोकस होकर देखिए, अगर आपको कोई भी प्लॉट करना होता है ऑफकोर्स आपको क्या चाहिए, आपको बाउंड्री कंडीशन चाहिए, तो बाउंड्री कंडीशन ढूंढते हैं। सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स पे हम निकालते हैं ux कितना होगा। अगर ux की बात करूंगा तो फोकस होकर देखिएगा, ux की बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करता हूं x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए ux कितना निकल कर आ रहा है, x बराबर 0 के लिए अगर मैं x बराबर 0 डालता हूं तो ux आपका निकल कर आ रहा है 0, x बराबर 0 पर आपका ux कितना निकल कर आ रहा है 0। x बराबर माइनस ए के लिए बात करूंगा, माय डियर फोकस होकर देखना, अगर मैं x बराबर माइनस ए के लिए बात करूंगा तो ये आ रहा है u बाय 2 एप्सिलॉन 2e, और x बराबर प्लस ए के लिए बात करूंगा तो ये आ रहा है u बाय, ये माइनस आ रहा है, ये दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, u बाय 2e, यही दोनों निकल कर आ रहे हैं। इज इट ओके? अब मैं ग्राफ को प्लॉट करना सीखता हूं, ग्राफ को प्लॉट करूंगा, ये एक पॉइंट, एक माइनस ए, ये प्लस ए, और ये आपका x बराबर 0, x बराबर 0 से, तो अगर मैं इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डालता हूं तो टेंस टू 0, तो ये ग्राफ कैसे आ रहा है, देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा ऊपर, और यहां से ये 0 से पास हुआ और कुछ इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे चले जाएगा, ये स्मूथ है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये ड्राइंग बनने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो देखिए ये ऐसा और ये 0 से होता हुआ ये दोनों बराबर यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका u नॉट बाय 2e, u नॉट बाय 2e, u नॉट बाय 2e। अब ध्यान से देखिएगा फोकस होकर, अब ध्यान से देखिएगा फोकस होकर, आपसे क्या पूछा गया, एस वाला ऑप्शन की बात करते हैं कि इस रीजन में, अगर इस रीजन में बात किया जाए तो फोर्स कैसा है, टुवर्ड सेंटर है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए ये कैसी स्लोप है, नेगेटिव, यहां पर स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव है, दैट्स मींस फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स इस दिशा में, फोर्स इस दिशा में। इज इट ओके? दैट्स मींस टुवर्ड सेंटर लग रहा है, तो पी क्यू आर एस हो गया। एनर्जी की बात की जाए, आप एनर्जी की बात करें तो फोकस होकर देखिए, एट x बराबर माइनस ए पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो ऑसिलेट करेगा नहीं, दैट्स मींस टी ऑप्शन नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से पहले किया था। एफ निकालते हैं माय डियर, अगर मैं एफ निकालूंगा तो ये हो गया माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स। फोकस होकर देखिए, एफ डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आया यू नॉट बाय 2 1 बाय ए, 3 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर बाय ए क्यूब। एफ बराबर 0 किस पर आ रहा है, अगर मैं देखूं एफ बराबर 0 आ रहा है आपका एक्स बराबर प्लस माइनस ए पर। अगर एक्स बराबर प्लस माइनस ए पर आ रहा है तो मतलब पी हो गया, क्यू नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि पी क्यू, हाँ पी आउ हो गया, आर हो गया। अगर आपको एस और टी चेक करना है तो यू मस्ट, आपको क्या करना होगा, प्लॉट करना होगा। प्लॉट करने से पहले अगर मैं कंडीशंस को देख लूँ कि यू कहाँ कहाँ पर है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूँ एक्स बराबर 0 पर आपका यू बराबर 0 निकल रहा है, एक्स बराबर प्लस ए और x बराबर माइनस ए की बात करूं तो x बराबर प्लस ए पर आपका कितना निकल रहा है, यू नॉट बाई 3 प्लस का, और ये हो गया यू नॉट बाई 3 माइनस का। इज इट ओके? और कोई बाउंड्री कंडीशन आपको चाहिए होगा तो आप क्या करिए, u को बराबर 0 रखिए, u को बराबर 0 रखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि u कब 0 हो रहा है, किस x की वैल्यू पे 0 हो रहा है, वहां से भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें दिख रहा होगा कि u भी 0 हो रहा है x की किस वैल्यू पर, इसको 0 पुट कीजिएगा तो आपको ग्राफ बनाने में ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखता हूं मैं, फोकस होकर देखिए, इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं माय डियर। ये हो गया आपका इसका ग्राफ, ये आपका, ये आ गया आपका u और ये हो गया x। किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा, ध्यान से देखिएगा, आपका ये है आपका माइनस यू नॉट बाई 3, ये आपका
प्लस u0/3, ये यहाँ से यहाँ पर ये क्या है, गौर से देखिए इन पॉइंट्स पे क्या होगी, स्लोप 0 होगी। तो ये ग्राफ कुछ अगर मैं देखूँ, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर स्लोप 0 और फिर ये दोबारा से x को कट कर रहा है। अगर आप u को 0 डालेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा x और -x पर ये कहाँ पर कट कर रहा है। इज इट ओके? ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -a और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया पॉजिटिव a। अब बात कर लेते हैं एस वाले ऑप्शन की। अगर मैं यहाँ पर स्लोप देखूँ तो बेटा देखना स्लोप कैसी है, स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है, दैट्स मीन्स फोर्स इस तरफ। स्लोप यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स फोर्स इस तरफ। इसका मतलब एस ऑप्शन नहीं है। अब बात कर लेता हूँ मैं टी ऑप्शन की। तो देखिए एनर्जी u0/4 से कम है, दैट्स मीन्स आपका एनर्जी आपकी जो है u0/4 कम है मैक्सिमम एनर्जी से, दैट्स मीन्स आपका पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। तो पी क्यू आर एस नहीं होगा, आपका टी भी ऑप्शन में आएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। सिंपल कैलकुलेटिव था। आप अगर मैथमेटिक्स में बेहतर हैं, आपकी कैलकुलेशन बेहतर है, तो बड़े आराम से इस सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब अगले सवाल पर पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। इस सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में बोल रखा है अ ब्लॉक विद ऑफ मास m इज कनेक्टेड बाय द मासलेस स्प्रिंग विद द स्टिफनेस कांस्टेंट k to a rigid wall and moves without friction on a horizontal surface. The block oscillates with a small amplitude a about an equilibrium position x बराबर ए नॉट। आपको बोल रखा है कि एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग से कनेक्ट है, स्प्रिंग बॉल से कनेक्ट है। आपका ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट कर रहा है। ब्लॉक क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और किसके अबाउट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या दे रखी है, एक्स नॉट दे रखी है, और पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आपको ए दे रखा है। अब इसमें दो केसेस दे रखे हैं। पहला केस दे रखा है व्हेन अ ब्लॉक इज एट एक्स नॉट, जब आपका ब्लॉक एक्स नॉट पे है मतलब मीन पोजीशन पर है, और दूसरा जब ब्लॉक आपका एक्स बराबर एक्स नॉट प्लस ए मतलब एम्पलीट्यूड पर है। इन बोथ द केसेस अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम का मास जो कि कैपिटल एम से कम है, इज सॉफ्टली प्लेस ऑन अ ब्लॉक आफ्टर विच दे स्टिक टू ईच अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोशन आफ्टर द मास स्मॉल एम इज प्लेस ऑन द कैपिटल मास। मतलब आपको ये चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद आपको बोल रखा है, आपसे पूछ रखा है इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी कंडीशन और डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि फिजिक्स के सवाल आराम से 50% तभी सॉल्व हो जाते हैं जब आप इसका फिगर बना लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है, देखना फोकस होकर, मैं इसका फिगर बनाऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्लियरिटी होगी। आपको बोल रखा है कि ये आपको बोल रखा है कि ये आपकी वॉल है, इससे स्प्रिंग कनेक्टेड है, और ये आपका ब्लॉक है जिसका मास स्पेसिफिकली कैपिटल एम दे रखा है, स्मूथ सरफेस पर है। और अगर ये इसने बोल रखा है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, देखना बेटा ध्यान से। अगर ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये x बराबर x नॉट दे रखा है। और इसका एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, इसका एम्पलीट्यूड ये दूरी a दे रखी है, और ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो ये पोजीशन हो गई x नॉट प्लस ए। अब दो केसेस दे रखे हैं। पहला केस क्या दे रखा है, केस 1 दे रखा है कि जब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, केस 1 की बात कर रहा हूं, देखो बेटा एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर मैं केस 1 की बात करूं, जब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है अपना ब्लॉक, तो इस पर क्या किया गया है, एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक सॉफ्टली प्लेस किया गया है। स्मॉल एम मास का ब्लॉक क्या किया, सॉफ्टली प्लेस किया गया है। उसके बाद बाकी चीजों के बारे में कमेंट करना है। ये केस 1 है। केस 2, अगर मैं केस 2 ड्रॉ करने जाऊं तो केस 2 में क्या बोल रखा है, केस 2 में आपको बोल रखा है, अगर मैं केस 2 की बात करूं तो केस 2 में आपको ये बोल रखा है कि जब ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कहां पर हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आपका कहां पर हो, x बराबर x नॉट प्लस ए पर हो, तब इस पर सॉफ्टली क्या प्लेस किया गया है, स्मॉल एम मास का एक पार्टिकल प्लेस किया गया है, स्मॉल एम मास का। इज इट ओके? ये प्लेस किया गया है। ये दो कंडीशन है, केस 1 है, केस 2 है। अब देखिए इस सवाल को बाकी अप्रोच कैसे करते हैं वो सीखते हैं। मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी सी हिंट मिलेगी इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। मैंने अभी सिर्फ डायग्राम बनाया जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए इसमें बोल रखा है, पहले बोल रखा था एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इन फर्स्ट केस चेंज बाय द फैक्टर इतना, वेयर एज इन द सेकंड केस इज रिमेन अनचेंज। मतलब एम्पलीट्यूड के बारे में जानकारी देनी है हमें दोनों केस में, फिर कंपेयर करके आपको बता देना है, इस ऑप्शन का आंसर आ जाएगा। मतलब पहली चीज हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, जो नया ऑसिलेशन हो रहा है, ये करना है। दूसरा,
द टाइम पीरियड के बारे में बताना है दोनों ऑसिलेशन के, मतलब जो नया ऑसिलेशन है उसके भी टाइम पीरियड मतलब उसके बारे में बताना है। द टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है बढ़ रही है ये बताना है। द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट x बराबर 0 ऑफ अ कंबाइंड मासेस डिक्रीज इन बोथ द केसेस। इंस्टेंटेनियस स्पीड फोकस होकर देखिए किस पर पूछी गई है, x बराबर x नॉट पर, कि कंबाइंड मास सिस्टम जब बन गया क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड x बराबर x नॉट पर घट गई पहले वाले के कंपेयर में, ये आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अगर मैं पहले केस 1 की बात करता हूं, मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है। ध्यान से सुनिएगा फोकस होकर सभी लोग, मुझे एम्पलीट्यूड के बारे में जानकारी देनी है और मुझे स्पीड के बारे में जानकारी और मुझे एनर्जी के बारे में जानकारी देनी है। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपका ब्लॉक किस पर है, मीन पोजीशन पर है, फोकस होकर सुनिए, इस समय किस पर है, अपनी मीन पोजीशन पर। क्या मैं जब इसके ऊपर ये स्मॉल मास का ब्लॉक प्लेस किया गया जेंटली, क्या मैं बिफोर एंड आफ्टर प्लेस करने से पहले और प्लेस करने के बाद इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं एक्स डायरेक्शन में? आप बताइए। बिल्कुल कर सकता हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सर मोमेंटम तो कंजर्व तभी होता है जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, इस सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस सिस्टम पर स्प्रिंग का एक फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में, तो आप मोमेंटम कैसे कंजर्व करने की बात कर रहे हो? माय डियर, जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो नॉन इंपल्सिव इन नेचर होता है। नॉन इंपल्सिव नेचर इतनी समय में, जो मैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूं, मोमेंटम में खास फर्क नहीं देते। जैसे एक क्या हुआ, स्प्रिंग फोर्स हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स हुए, ये दोनों नॉन इंपल्सिव इन नेचर है। तो इस केस में मैं बिफोर एंड आफ्टर इवेंट के अपने मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूं। तो चलिए मैं मानता हूं कि पहले इस ब्लॉक की जो कैपिटल एम है इसकी वेलोसिटी कैपिटल वी दे रखी है। तो बिफोर एंड आफ्टर अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करने जाऊंगा तो पहले m मल्टीप्लाई बाय v, बाद में स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय v1 लिख दिया। तो ध्यान से देखिएगा, ये v1 कितना निकल कर आया, ये v1 निकल कर आया माय डियर, फोकस होकर देखिए, ये v1 आपका निकल कर आया m डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस m मल्टीप्लाई बाय v बराबर v डैश। अब मुझे सोच कर बताइएगा सभी लोग कि v बड़ा है या v1 बड़ा है। यहां से क्लियर कट दिख रहा है कि v इज ग्रेटर देन v1। दैट्स मींस अगर मैं बात करूं इस केस में कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कम हुई या बढ़ गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या हो गई, कम हो गई, यहां से आपको दिख गया। अब ध्यान से सुनिएगा फोकस होकर, जब आपका पार्टिकल कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और वो मीन पोजीशन पे है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है टोटल। तो मुझे सोचकर बताइए क्या इसकी एनर्जी घटी या बढ़ी? इसकी एनर्जी घट गई क्योंकि स्पीड भी घट गई। इज इट ओके? इसकी एनर्जी भी घट गई और मैंने इसकी स्पीड पर भी कमेंट दे दिया। अब क्या बचता है एम्पलीट्यूड वाला, कि एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड के लिए आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं ओमेगा निकालकर दिखा देता हूं। ओमेगा होता है अंडर रूट के बाय, पहले ओमेगा ये था, अब फाइनली ओमेगा कितना हो गया, ये हो गया। टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड होगा इसका 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय k। ये टाइम पीरियड निकला है। अब दूसरे वाले का मेरे को भी दिख रहा है टाइम पीरियड यही रहेगा, तो टाइम पीरियड का कमेंट करना बड़ा आसान हो गया। अब क्या करते हैं, अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड और रह गया। अब देखिए मीन पोजीशन पे आपको पता है पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, v बराबर ए ओमेगा। ओमेगा आपने निकाल ही दिया है। अगर मैं v की बात करूं तो पहले वाले केस के लिए v क्या रखूंगा, फोकस होकर देखना, पहले वाले केस के लिए मैं v को रखूंगा एम्पलीट्यूड a होगा जो पहले वाला है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी रखूंगा, ओमेगा की रखूंगा अंडर रूट के बाय कैपिटल M। ये पहले वाले केस के लिए। अगर दूसरे वाले के लिए बात करूंगा, दूसरे वाले के लिए देखिए मीन पोजीशन पे, तो v की वैल्यू क्या रखूंगा, ए ओमेगा। तो ये आपका नया वाला एम्पलीट्यूड, इसको मैंने A1 लिख दिया, और ओमेगा लिखूंगा, मैं लिखूंगा अंडर रूट के कैपिटल M बाय स्मॉल m। अब देखिए क्या क्या कट गया, यहां से ये कट गया, ये कट गया, ये रूट टाइम्स हो गया, ये रूट टाइम्स हो गया। तो आपका ये निकल कर आ रहा है अंडर रूट m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय a। गौर से देखिए आपका जो नया एम्पलीट्यूड आ रहा है वो a मल्टीप्लाई बाय रूट टाइम्स ऑफ कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस m है। तो मतलब आपका ए ऑप्शन पहले वाले से मैच कर रहा है। अब दूसरे वाले की और बात करके देखेंगे। तो पहले केस के लिए हमने सारे अपनी चीजें निकाल के रख ली, एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर ली, ओमेगा के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, स्पीड के बारे में, एनर्जी के बारे में, सबके बारे में बात कर ली। अब ऑप्शन पर बढ़ने से पहले मुझे सेकंड केस सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो दोनों मिलकर दिए गए हैं। तो चलिए सेकंड केस पे चलते हैं और सेकंड केस पे जानते हैं। सबसे पहले फोकस होकर देखिएगा, ये इसकी मीन पोजीशन थी। अब मुझे सोचकर बताइएगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड कितनी होती है, 0 होती है, और सारी की सारी एनर्जी किसमें होती है, पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्म में। तो मुझे बताइएगा क्या एनर्जी चेंज हुई इस वाले केस में बिफोर एंड आफ्टर? मतलब अगर मैं बात दूं पहला ऑसिलेशन और दूसरा ऑसिलेशन, पहले वाले और दूसरे में कोई एनर्जी का फर्क आया? नहीं आया।
एनर्जी का कोई फर्क नहीं आया, मतलब एनर्जी इसमें डिक्रीज नहीं हुई क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है। देखिए ये किस पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, इसका एम्पलीट्यूड वही रहेगा जो पुराना था क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है। इज इट ओके? तो एनर्जी इसमें डिक्रीज नहीं हुई, बहुत बढ़िया। एनर्जी डिक्रीज नहीं हुई, एम्पलीट्यूड भी ए ही रहा, एम्पलीट्यूड भी ए ही रहा, पुराना वाला ही। अब कमेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पर। अब ध्यान से सुनेगा, अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी लिखने जाऊं तो इसकी टोटल एनर्जी देखिए, फोकस होकर, टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर, ये पुराने वाली होगी। और अगर ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो टोटल एनर्जी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट होगी, पूरी की पूरी कन्वर्ट होगी आपकी किस में माय डियर, फोकस होकर देखिए, काइनेटिक एनर्जी में। तो माय डियर फोकस होकर देखिएगा, अगर मैं माय डियर फोकस होकर देखिए, अगर मैं मीन पोजीशन की स्पीड की बात करूं तो क्या तुम लोगों को इस एक्सप्रेशन से नहीं दिखाई दे रहा कि मीन पोजीशन पर जो स्पीड होगी इंस्टेंटेनियस, स्पेसिफिकली x बराबर x नॉट की बात करिए, तो इस एक्सप्रेशन से मुझे दिखाई दे रहा कि स्पीड घट जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी देखो m प्लस m हो रहा है, स्पीड क्या हो गई, स्पीड आपकी पार्टिकल की घट गई। अगर आपकी स्पीड पार्टिकल की घट गई माय डियर, तो फोकस होकर देखिए, अगर स्पीड घट गई, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा ना, स्पीड घट गई, तो इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन वाइज जाऊं तो मैं अब सबका जवाब दे सकता हूं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। पहला, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन फर्स्ट केस इज दिस फैक्टर, whereas in second case in remain same, बिल्कुल सही है। दूसरा, द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इन बोथ द केसेस सेम, बिल्कुल। टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट दोनों केसेस में स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय k होगा, ये भी सही हो गया। द टोटल एनर्जी डिक्रीज इन बोथ द केसेस, नहीं, पहले वाले केस में डिक्रीज हुई, दूसरे वाले में नहीं हुई। द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट x नॉट इन अ कंबाइंड मास डिक्रीज इन बोथ द केसेस, ऑफ कोर्स ये डी भी सही हो गया। मतलब आपके ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए, ए सही हो गया, बी सही हो गया और डी सही हो गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, बहुत आसान सवाल था। इस तरीके के सवाल आप जनरली नोट्स में अपने में देखते हैं और क्लास इलस्ट्रेशन के तरीके से होते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। आपका अगला सवाल ये रहा। अब इस सवाल को किस तरीके से करना है आप इसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपको क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल में क्या कह रखा है। इस सवाल में बोल रखा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट k। ये आपका एक ब्लॉक दे रखा है 2m का, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है इसका, स्प्रिंग का, इससे अटैच है। दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू द टू अदर ब्लॉक्स ऑफ द मासेस m एंड 2m। पुली कैसी है, मासलेस है, इनके एक्सीलरेशन a1 a2 a3 आपको गिवन दे रखा है। आपको बोल रखा है कि द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इन इट्स अनस्टेट स्टेट। सिस्टम को रिलीज किया जाता है रेस्ट से जब स्प्रिंग आपकी किस में है, अनस्टेट स्टेज में है। मैक्सिमम एक्सटेंशन इस स्प्रिंग का x नॉट दे रखा है। आपसे बोल रखा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। माय डियर, अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए उसमें मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया है किस तरीके से सवालों को अप्रोच किया जाए। एक बार आपको अप्रोच समझ में आ जाती है तो माय डियर आप समझिए, आप आंसर निकाल ही लेते हैं, क्योंकि बाकी सिर्फ मैथमेटिक्स होता है, कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी बहुत बेहतर है। तो अप्रोच कैसे किया जाए उसे सीखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम ऐसे जनरलाइज बोल रहा हूं कि एक एवरेज बच्चा किस तरीके से सोचेगा और किस तरीके से इसे अप्रोच करेगा, उस तरीके से अप्रोच करते हुए ले जाता हूं। ध्यान से देखिए, अगर मैं इन चार ऑप्शंस को देखूं, चार ऑप्शंस को देखने में मुझे सी वाला ऑप्शन दिख रहा है जो मैं बड़े आराम से चेक कर सकता हूं। कैसे, गौर से देखिए, पुली सिस्टम है और मुझे वर्चुअल वर्क मेथड पता है जिसमें t डॉट a बराबर 0 होता है, समीशन। तो मैं उसकी मदद से बड़े आराम से फोर्थ वाला ऑप्शन चेक कर सकता हूं कि फोर्थ वाला ऑप्शन सही है या गलत है। तो चलो सबसे पहले फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ वाले ऑप्शन के लिए गौर से देखिए, अगर मैं बोलूं यहां पर टेंशन t है, यहां पर टेंशन t है, तो यहां पर टेंशन कितनी होगी, यहां पर टेंशन 2t होगी। दैट्स मींस यहां पर टेंशन कितनी है, 2t। तो वर्चुअल वर्क मेथड से लगाऊंगा मैं समेशन t डॉट a लगाऊंगा और ये किसके बराबर 0 करूंगा। तो वर्चुअल वर्क मेथड से देखिए 2t मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, ये a1 लिख दिया क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, t माइनस a2 माइनस t माइनस a3 बराबर 0। तो अगर देखिए t 0 में चले गया तो यहां से जो आ रहा है 2a1 बराबर a2 प्लस a3। अगर मैं इसको a1 प्लस a1 करके लिखूं तो यहां से क्या निकल आएगा, देखिए a1 प्लस a1 करके लिख देता हूं तो ये आ गया a2 प्लस a3। और यहां से देखिए कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां से इसको मैं इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, a2 माइनस a1 और आपका a1 माइनस a3। तो इधर से गौर से देखिएगा ये सी वाला ऑप्शन मैच कर गया। तो मतलब सबसे इजीएस्ट फॉर्म कि सी वाला, सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे इस फिगर में सी वाला ऑप्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन मैच कर गया। अब बाकी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। बाकी ऑप्शंस में क्या बोल रखा है, पहले मैं x नॉट बराबर जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है स्प्रिंग की वो हमने x नॉट दे रखी है गिवन, तो x नॉट किसके बराबर है, 4mg by k के। बी ऑप्शन दे रखा है व्हेन स्प्रिंग अचीव एन एक्सटेंशन ऑफ x नॉट by 2 द फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पीड ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग कितनी होनी चाहिए। और डी ऑप्शन में बोल रखा है
at an extension of x naught by 4, the spring, the magnitude of the acceleration of the block connected to the spring is 3g by 10. अब देखिए इन तीन ऑप्शंस को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया ऐसा हो रहा है कि ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो पहले सबसे पहले बताइए उसके लिए कंडीशन क्या होती है। अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूं तो अगर मैंने बोला कि अगर मेरा एक ब्लॉक है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मैंने बोला ये इस x बराबर 0 के अबाउट मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये प्लस ए हो गया, ये माइनस ए हो गया, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x। गौर से देखिए मीन पोजीशन की बात की जाए तो यहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा, पॉजिटिव a पर जाऊंगा तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन होगा, नेगेटिव a पे जाऊंगा तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। पर यदि अगर आपका ब्लॉक, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका ब्लॉक x बराबर 0 पर ऑसिलेट ना कर कर किसी और x पर करे तो इक्वेशन कैसे बनेगी? लेट्स सपोज मैंने बोला कि ये आपका x बराबर क्या है? a है, ये क्या है? ये x बराबर 2a है, और ये क्या है? ये x बराबर 0 है। और अगर मैं इसके लिए SHM की इक्वेशन लिख रहा हूं तो ये कैसे लिखूंगा? ये होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर x बराबर माइनस ए, कुछ इस फॉर्म में। बोलते हैं ना ऑरिजिन शिफ्टिंग टाइप का, कि आपने सिंपल कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ x को शिफ्ट कर दिया है, पार्टिकल आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर ही रहा है। ये चीज भी आपको क्लास में पढ़ाई जाती है। अब गौर से देखिए यहां पर मैं अगर आपको बोलूं कि x बराबर a डालो तो देखिए एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, x बराबर 2a डालो तो गौर से देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, और x बराबर 0 डालो तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है। दैट्स मींस इक्वेशन सही है। अब ऐसा क्यों बता रहे हो सर? अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि इस सवाल में इस चीज की नीड है। अब गौर से सुनिएगा, अभी आपने एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन क्या निकाला? एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन निकाला है आपने, निकाला 2a1 बराबर a2 प्लस a3। अब ध्यान से देखिएगा फोकस होकर, अगर मैं सभी का इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, मैंने बोला ये मेरा मास है 2m का, और यहां पर टेंशन 2t है, इसका एक्सीलरेशन a1 है, और मैंने मान लिया कि मेरी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से kx खिंची हुई है। ठीक है, इट्स ओके। अब ध्यान से देखिए दूसरे वाले ब्लॉक का, अगर मैं बोलूं ये m है, ये t टेंशन है, नीचे mg है, और इसका एक्सेलरेशन आई थिंक a2 नीचे दिया है। एक बार देख लेते हैं कि a2 ही दिया है क्या? ये a2 नीचे दिया है। और अगले वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊंगा तो ये हो गया आपका 2m, ऊपर की तरफ टेंशन t दे रखा है, और नीचे की तरफ अगर मैं 2mg, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है a3। अब गौर से देखिएगा, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया एक्सेलरेशन की। अगर मैं इसमें क्या लगाऊं, न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं, तो क्या क्या इक्वेशन बनने वाली है? पहले वाले की इक्वेशन बनेगी, गौर से देखिए, 2t माइनस kx बराबर 2m मल्टीप्लाई बाय a1। दूसरे वाले की क्या बनेगी? mg माइनस t बराबर m मल्टीप्लाई बाय a2, और तीसरे वाले की बनेगी 2mg माइनस t बराबर 2m मल्टीप्लाई बाय a3। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ में भी पढ़ाया जाता है, जब मल्टीपल पुलीज होती है और वो पुली ऊपर जा रही होती है तो हम मान लेते हैं कि सारे का सारा एक्सेलरेशन ऊपर है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं? एक्सेलरेशन की फ्री बॉडी डायग्राम से वैल्यूज निकालकर पुट करते हैं, वहां से हमें टेंशन की वैल्यू पता चल जाती है। टेंशन कट जाता है, हम टेंशन की वैल्यू पता चल जाती है। अब गौर से देखिएगा, अब मैं यही चीज यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। अब मैं क्या करूंगा? यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, यहां से टेंशन की वैल्यू निकालूंगा। आप याद कीजिए, ऐसे न्यूटन लॉ में भी आपने किया है, एक बार एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्रिएट हो जाती है, फिर आप यहां से टेंशन निकाल लेते हैं। तो चलिए, अगर मैं यहां पर a1 की वैल्यू डालूं तो देखिए a1 कितना होने वाला है? a1 निकालूंगा तो a1 हो रहा है आपका 2t माइनस kx डिवाइडेड बाय 2m, ये हो गया a1, बराबर अगर मैं a2 की बात करूंगा तो a2 विल बिकम mg माइनस t डिवाइडेड बाय m, और a3 की बात करूंगा तो a3 होगा माय डियर आपका 2mg माइनस टी डिवाइडेड बाय 2m। अब गौर से देखिए, यहां से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहां पर गया, तो ये कितना आ रहा है? 2t माइनस kx, ये हो गया mg माइनस t, और इसकी बात की जाए तो ये हो गया आपका प्लस mg माइनस t बाय 2। अब मैं यहां से अगर टेंशन निकालने जाऊं तो टेंशन कितना होगा? 3t प्लस t बाय 2 बराबर 2mg प्लस kx। अब गौर से देखिए, ये हो गया 5t बाय 2 बराबर 2mg प्लस kx। अब यहां से टेंशन कितना निकल के आ गया? टेंशन आ गया 3 में थी 70 हो गया, ये आ गया आपका 4mg बाय 7 प्लस 2kx बाय 7, ये आपका टेंशन आ गया। टेंशन की वैल्यू ये निकल कर आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, आपका ब्लॉक जो ये वाला ब्लॉक है, इसका एक्सीलरेशन a1 है। अगर ये एक्सीलरेशन
ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के टर्म में निकल आया, तो मैं बोल दूंगा कि ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपको A1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। A1 की इक्वेशन आपने यहां पर लिख रखी है, आपने टेंशन की वैल्यू निकाल रखी है। अगर मैं यहां से A1 की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊं तो देखिए कितनी निकल कर आएगी। 2 टेंशन की वैल्यू आप रखिए, टेंशन की वैल्यू होगी आपकी 4 mg डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2kx डिवाइडेड बाय 7 और यहां पर माइनस ऑफ kx दे रखा है, ये बराबर 2ma1 हो गया। अगर मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालने जाऊं, A1 की वैल्यू निकालने जाऊं, तो ध्यान से देखिएगा कितनी निकलने वाली है। A1 की वैल्यू निकल के आने है, ये हो गया आपका 8 mg/7 मल्टीप्लाई किया प्लस 4kx/7 माइनस ऑफ kx बराबर 2ma1। अगर माइनस ऑफ kx करूंगा तो देखिए कितना आ रहा है, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, तो ये आ गया 8 mg/14 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा यहां पर, ये आ गया 7 में से, यहां आ गया आपका माइनस 3kx/14 बराबर यहां पर 2m, सॉरी यहां पर m भी आ गया मल्टीप्लाई बाय A1। अब गौर से देखिए ये m से m कैंसिल हो गया, तो अगर मैं A1 की इक्वेशन लिखना चाहूं तो A1 विल बिकम 8g/14 माइनस 3kx/14m। अब देखिए, अब मैं इस a को थोड़ा अरेंज करता हूं। a को क्यों अरेंज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर एक बार मैंने प्रूव कर दिया a बराबर माइनस ओमेगा एक्स, तो मैं बोल सकता हूं SHM कर रहा है। तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। जब मैं इसको अरेंज कर रहा हूं तो गौर से देखिए मैंने क्या निकाला, मैंने माइनस का 3k/14m कॉमन निकाला। जैसे ही माइनस का 3k/14m निकाला तो यहां पर क्या बचेगा माय डियर, फोकस होकर देखना, यहां पर बचेगा x माइनस ऑफ 8 mg ऊपर गया, 8 mg ऊपर गया डिवाइडेड बाय 3k नीचे आया। देखिए ये एक्सप्रेशन बचा। देखिए अगर मैं इसको ये कॉमन निकालता हूं तो 3k बाय माइनस का 14m, 3k डिवाइड बाय माइनस 14m यहां पर आया। यहां पर क्या बचा, x माइनस ऑफ 8 m नीचे आ गया और 3 भी m नीचे आ गया और 3 नीचे आ गया। बहुत बढ़िया, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ चुका है। अब गौर से देखिए ये एक्सप्रेशन कैसा है, कि आपको नहीं दिख रहा कि ये एक्सप्रेशन जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया ओमेगा x माइनस a के टर्म का है। दैट्स मीन्स इससे मुझे क्या क्या पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि ये वाला टर्म 8 mg/3k, 8 mg/3k क्या है, ये आपका एम्पलीट्यूड है। 8 mg/3k क्या है, ये आपका एम्पलीट्यूड है। ये क्या है, ये वाला टर्म आपका ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मैं ओमेगा की बात करूंगा तो ओमेगा विल बिकम 3k/14m, और अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूंगा तो एम्पलीट्यूड विल बिकम 8 mg/3k। इज इट ओके और नॉट, 8 mg/3k। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब ये डेटा मैं अगले पेज पर लिख देता हूं कि ओमेगा क्या आया था और आपका एम्पलीट्यूड क्या आया था। कोई मुझे बताएगा, एम्पलीट्यूड आया था 8 mg/3k और ओमेगा आपका आया था, अगर मैं ओमेगा की बात करूंगा 3k/14m, ये आया अंडर रूट ऑफ 3k/14m। अब ध्यान से देखिएगा, आपका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये आपका x बराबर 0 है, x बराबर ये एम्पलीट्यूड है और x बराबर ये 2a है। ये कितना हो गया, ये एम्पलीट्यूड हुआ, ये हो गया 8 mg/3k। तो माय डियर ये भी कितना होगा 8 mg/3k, 8 mg/3k, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं x बराबर x का, ये x नॉट किसके बराबर हो गया, x नॉट हो गया 16 mg/3k के बराबर। मैक्सिमम एक्सटेंशन 16 mg/3k हो गया। अब ऑप्शंस को देखते हैं। बोल रखा है व्हेन द स्प्रिंग अचीव मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला देखते हैं, एंड द एट एन एक्सटेंशन, यहां पर देखो व्हेन एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग, when spring is achieved an extension of x/2 from the first time, the speed के बारे में बोल रखा है। इसमें क्या बोल रखा है, and the extension of x0/4 the spring of the magnitude of the acceleration के बारे में बोल रखा है। x0 के बारे में a में बोल रखा है, ये गलत हो गया। a0 आपने देखो क्या निकल रखा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, जब स्प्रिंग अचीव एन x0/2, x0/2 मतलब क्या होता है, x0/2 अगर मैं यहां से देखूं तो बोलोगे आप मीन पोजीशन पर जब आपका पार्टिकल हो, जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी। मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल होगा तो उसकी स्पीड होती है a ओमेगा, एम्पलीट्यूड 8 mg/3k आपको पता है,
ओमेगा आपको पता है, ओमेगा मैंने लिख रखा है 3k/14m। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि ये वाला ऑप्शन भी गलत आ रहा है। आप इसको सॉल्व कर देखना, ये वाला ऑप्शन भी गलत आ रहा है, 3g√m/5k नहीं आ रहा। अब इसके बाद देखते हैं डी वाला ऑप्शन। एट एन एक्सटेंशन ऑफ x0/4 of the spring, the magnitude of the acceleration of the block connected to the spring is 3g/10। मतलब आपसे बोल रखा है कि जब आपका ब्लॉक कहां पर हो, x0/4 पर। x0/4 कहां पर होगा, यहां पर x0/4 होगा, x0/4 होगा। तब आपसे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ एक्सेलेरेशन कितना होगा। हमने एक्सेलेरेशन का पूरा एक टर्म कैलकुलेट कर रखा है। देखिए कितना कर रखा है, हमने कैलकुलेट कर रखा है a1 माइनस ऑफ 3k/14m x माइनस 8mg/3k। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको x की वैल्यू डालनी है। आप x की वैल्यू डालेंगे, यहां से आपको, यहां पर जब x की वैल्यू डालेंगे कितनी, x0/4, x की वैल्यू डालिए आप, कितनी होगी, x0/4 डालिए, यहां पर आप डालेंगे, तब आपको क्या पता चलेगा, यहां से आप एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करके देखेंगे। जब एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा। x0/4 करके देखें तो x0/4 कितना होगा, आपको दिख रहा होगा x0/4 कितना हो जाएगा। लाइए आपको सॉल्व भी कर दूं। x0/4 हो गया आपका, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया आपका 2mg/3k, और ये हो गया आपका 8mg/3k। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सेलेरेशन इस ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। दैट्स मींस ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन चाहिए। लेंथी था, कैलकुलेटिव था। अगर आप जनरलाइज अप्रोच जैसा आप सोचते हैं तो भी आप इस सवाल को सॉल्व कर जाएंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं था जो आप नहीं कर सकते, जो एवरेज बच्चा सोच नहीं सकता, और कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो आपने पहले कहीं लगाई ना हो। सिंपल ये था कि लेंथी था, दैट इज वाई आप थोड़ा डर जाएंगे कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, और इसमें कुछ नहीं हो सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे, और देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। इस सवाल में क्या बोल रखा है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन अ बॉब जिसका मास कितना दे रखा है 0.1 kg अटैच्ड टू द स्प्रिंग विद द नेचुरल लेंथ, जिस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी दे रखी है 0.1 मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट K1 0.009 होता है जब आपकी स्प्रिंग की लेंथ किससे ज्यादा हो, नेचुरल लेंथ से ज्यादा हो। स्प्रिंग कांस्टेंट 0.16 होता है जब आपकी स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ से कम हो। और आपको बोल रखा है कि बॉब को रिलीज किया गया है L बराबर 0.1 मीटर से। बड़ा आसान सा सवाल हो गया। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। 2π√m/k। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब आपकी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से ज्यादा जा रही है तब k की वैल्यू बदल रही है, और जब नेचुरल लेंथ से कम आ रही है तब k की वैल्यू बदल रही है। तो मैं क्या करूं, मैं जब स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है उसको टाइम पीरियड कुछ और ले लेता हूं, जब कंप्रेस हो रही है उसका टाइम पीरियड कुछ और ले लेता हूं। वो कितना होगा, गौर से देखिए, अगर मैं टोटल टाइम पीरियड की बात करता हूं तो मैं इसको लिख देता हूं T1 + T2। फोकस होकर देखिए, टाइम पीरियड क्या होता है π/ω, पहले केस में। दूसरे में भी लिख देता हूं मैं π/ω2। अब फोकस होकर देखिएगा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होता है √k/m। जब आपकी स्प्रिंग, देखिए ऐसा हो रहा है कि हाफ मोशन एक के साथ कर रहा है, हाफ मोशन दूसरे के साथ कर रहा है। तो माय डियर, अगर मैं ω1 लिखने जाऊंगा तो ओमेगा कैसे लिखूंगा, ओमेगा लिखूंगा √k/m। तो k यहां पर कितना हो गया बेटा, m नीचे लिखिए, m कितना दे रखा है आपको, m दे रखा है 0.1 k/m, तो ये आ गया आपका 0.1। और k कितना दे रखा है बेटा, k दे रखा है जब उसकी स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, तो कंप्रेस को मैं लिख रहा हूं इस तरफ 0.016, और दूसरे की बात करूं तो ये मैं लिखूंगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.009। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट्स बिकम 35/6 पाई, ये सॉल्व होकर आएगा। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें, आपसे बोल रखा है कि आप बता दीजिए इफ द टाइम पीरियड ऑफ द फुल ऑसिलेशन इज t बराबर n पाई सेकेंड, देन द इंटीजर क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ n बतानी है। क्लोजेस्ट वैल्यू बतानी है, इसकी इंटीजर में सबसे पास कितनी होगी, तो वो होगी 6। तो आपका आंसर कितना आएगा, 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बड़ा सिंपल है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, आधा आधा टाइम पीरियड लेना है, वहां से आपको कैलकुलेशन करनी है। ध्यान क्या रखना है, इसमें बोला क्लोजेस्ट इंटीजर आपको पता करना है, वो 6 निकल के आ रहा है। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपने सारे सवाल अपने आप से अटेम्प्ट करके सॉल्व किए होंगे।